दरबार की रौनक किसी भी दिन की तरह उस सुबह भी कमाल की थी, पर अकबर के चेहरे पर कुछ असामान्यता थी, एक हल्की सी कसक जो दरबारियों की नजरों से बच नहीं पा रही थी। वर्षों से अकबर और बीरबल के बीच वैसी दोस्ती और भरोसा बसा था कि लोग उन्हें अलग अलग नहीं कर पाते थे। जहां एक तरफ बादशाह का निर्णय था, वहीं दूसरी तरफ बीरबल की सूझबूझ। पर इस बार हालात कुछ ऐसे मोड़ पर खड़े थे जहां बादशाह के मन में शंका की एक लकीर सुलग रही थी। नन्ही सी बात के कारण नहीं, बल्कि एक दरबारी षड्यंत्र और कुछ अनदेखी घटनाओं की वजह से, जो महल में धीरे धीरे हवा बनकर फैल रही थीं। कुछ दिनों पहले की बात थी। अकबर के राज्य के एक छोटे से प्रांत में अचानक कर की रिकॉर्डिंग में गलती पाई गई। खजाने के अधिकारी ने अचानक बड़े पैमाने पर लाभ का दावा किया और साथ ही उस अधिकारी के ऊपर कुछ संदिग्ध सामानों के मिलने की खबरें भी आईं। ये सब छोटी छोटी घटनाओं की तरह लगे, पर कुछ महीनों में एक जाल बुन चुका था। बादशाह को ख्याल आया कि कहीं इन घटनाओं के पीछे किसी बड़े शहंशाहीन की चाल न हो, कोई ऐसा आदमी जो बादशाह का चेहरा चमकाते हुए मासूमियत की नकाब ओढ़कर असलियत में राज्य के अंदर घुस आया हो। अकबर ने अपने विश्वस्तों से बात की, सबने बीरबल की सलाह निभाई, पर बीरबल नजर में कुछ अलगसा दिखा। वह चुप था, मुंह पर हल्की सी मुस्कान, पर आंखों में तीखी चमक। अकबर जानता था कि बीरबल भी छिपा छिपा कुछ देख रहा था, पर इस बार बादशाह के मन में एक खेल की चाहत भी थी। क्या बीरबल वास्तव में इतना चालाक है कि हर चाल को पहले पढ़ लेता है? अकबर ने सोचा, और उसी संदेह में उसने एक योजना गढ़ ली, एक ऐसी योजना जिसकी चतुराई से बीरबल शहंशाह की चाल का सामना करे और साथ ही दरबार में एक सबक भी दे। अकबर ने दरबार में आमंत्रण किया और बड़ी गंभीर आवाज में कहा, हमारे राज्य के कई मामलों में हाल ही में जो संदेह देखा गया है, उससे हम दंग हैं। बीरबल, तुझसे यह जानना चाहते हैं, क्या बुद्धि और अनुशासन के बिना किसी राजसत्ता का ध्यान रखा जा सकता है? क्या तुम्हारे बिना हमारे निर्णयों में कोई कमी रह जाएगी? मैं चाहता हूं तुम एक सार्वजनिक परीक्षा में हिस्सा लो। यदि तुम जीतोगे तो मैं तुम्हें और भी बड़ा अधिकार दूंगा, और यदि तुम हारोगे तो तुम्हें 1 वर्ष तक किसी भी निदान में हिस्सा लेने से रोका जाएगा। दरबार में खामोशी छा गई, क्योंकि अकबर जैसी चालाकी वाली चुनौती पहले कम ही देखने को मिली थी। बीरबल ने हंसते हुए कहा, सयादे झां, आपकी यह चाल बड़ी मजेदार और चुनौतीपूर्ण दोनों है। पर बताइए, परीक्षा कैसी चाहेंगे आप? अकबर ने आंखें चमकाईं और कहा, सिर्फ एक शर्त है, परीक्षा सार्वजनिक होगी और इसमें जनता भी हिस्सा लेगी। मैं चाहता हूं कि तुम्हारा बुद्धि और नीति का परीक्षण आम आदमी के सामने हो, न कि केवल दरबारियों के समक्ष। बीरबल ने बिना झिझक के कहा, जो भी परीक्षा हो मैं तैयार हूं। पर बीरबल के भीतर एक हल्की परेशानी थी। उसने महसूस किया कि यह कोई साधारण परख नहीं है, बल्कि बादशाह ने जानबूझकर इसे इतना सार्वजनिक रखा है कि यदि कुछ गलत हुआ तो उस गलती की जिम्मेदारी सिर्फ बीरबल पर थोप दी जाएगी। परीक्षा की तारीख तय हुई और खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। लोग उत्सुक थे, किस तरह की परीक्षा होगी और क्या बीरबल वाकई में जीत पाएगा। अगले हफ्ते बाजारों में भीड़ ज्यादा थी और लोग अपने घरों से पेडालों पर भी चर्चा करते दिखे। पर जिस चीज ने बीरबल का ध्यान खींचा, वह था एक अनजान आदमी, सलीम नाम का एक व्यापारी, जिसे बीरबल ने महीनों पहले एक चौक पर एक छोटी घटना में देखा था। सलीम ने तब बचपन की तरह की मासूमियत दिखाई थी, पर बीरबल को उसकी आंखों में कुछ और ही झलक दिखी थी। न केवल मासूमियत, बल्कि एक ठंडी और योजनाबद्ध बुद्धि जो अचानक खलने वाले तूफान की तरह खींचती थी। बीरबल ने उस समय कुछ नहीं कहा, पर अब ख्याल आया कि क्या वही सलीम किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा नहीं है। उसने कुछ गुप्त जांच करवाई, पर सब मजबूत सबूत नहीं निकले। पर बीरबल ने अपने तरीके से तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि उसने समझ लिया था कि अकबर की यह चुनौती सिर्फ उसका परीक्षण नहीं,
बल्कि पूरे दरबार की परीक्षा है, जो ठीक ठीक तय करेगी कि सत्ता किसकी राह पकड़ती है, वह सामान्य ज्ञान और न्याय की राह या फिर चालाकियों और छल की राह। परीक्षा के दिन महल का हॉल लोगों से भरा पड़ा था। आमजन, अमीर गरीब, व्यापारी, सैनिक, सबका ध्यान वहां ठहरा हुआ था। बादशाह ने बता दिया कि परीक्षा का स्वरूप कुछ ऐसा होगा। 3 राउंड होंगे। पहला, सत्य की पहचान, दूसरा, समस्याओं का समाधान और तीसरा, न्याय और इंसाफ का अंतिम फैसला। हर राउंड में प्रश्न जनता के बीच से चुने गए प्रतिनिधि पूछेंगे। यदि बीरबल सच्चे न्याय और बुद्धि का परिचय दे पाएगा तो जीत सुनिश्चित मानी जाएगी। बीरबल ने शांति से प्रश्न सु और जवाब दिए। पहले राउंड में उसने ऐसे तर्क और बारीक उदाहरण दिए कि लोग तालियां बजाने से खुद को रोक नहीं पाए। पर अकबर की चाल बस तब सामने आई जब दूसरे राउंड में एक ऐसा सवाल खड़ा हुआ जिसका असर सीधे खजाने और खजाने के अधिकारियों पर था। एक ऐसा सवाल जिससे एक नाम उजागर होने वाला था, और वह नाम रामलखन जैसे आम व्यक्तियों के बजाय एक ऊंचे पद वाले का था। दरबार में कुछ लोग सांस रोके बैठे रहे, क्योंकि सवाल का सूत्र वही था जिससे प्रमाणित होता कि कहीं कोई अपना ही गढ़वा रहा है। किसी ने न सोचा था कि तीसरे राउंड में, जो न्याय का आखिरी फैसला था, वह इतना बड़ा तहखाना खोल देगा। तीसरे राउंड में एक बूढ़ा किसान सामने आया। उसके हाथ में एक पुरानी किताब थी और उसने कहा कि उसकी जमीन पर जबलपुर जिले के किसी अधिकारी ने जबरदस्ती कर लिया है। किसान का प्रश्न था, अगर आपके पास 2 साक्ष्य हों, एक लेखा-जोखा और एक गवाह, पर लेखा-जोखा दस्तावेज स्पष्ट रूप से एक आदमी की गलती दिखाता है और गवाह उस व्यक्ति का दोस्त था, तो आप किसे जांच में रखते? सवाल सीधे तौर पर बीरबल को खा जाना चाहिए था, क्योंकि यदि उसने दस्तावेज पर बल दिया तो वह आकस्मिक सच्चाई का समर्थन करेगा, और यदि उसने गवाह की बात पर जोर दिया तो वह भावुक इंसाफ का पैरोकार बना दिखेगा। बीरबल ने ठंडे दिमाग से कहा, हम किसी को बिना परखे नहीं दोषी मानते, पर दस्तावेज और गवाह दोनों की प्रामाणिकता पर सवाल उठना चाहिए। उसने किसानों को आदेश दिया कि वह लेखा-जोखा सार्वजनिक रूप से पढ़े, पर साथ ही गवाह से भी गहन तौर पर पूछताछ होनी चाहिए। इस पर कुछ दरबारी खिन्न हुए, क्योंकि इसने उनकी योजनाबद्ध चाल को बिगाड़ दिया। पर कहानी का एक बड़ा मोड़ तब आया जब लेखा-जोखा में उस अधिकारी का नाम लिखा हुआ निकला जिसने खोए हुए खजाने से पैसे निकालकर अपनी चमकती चीजें खरीदी थीं। नाम सुनते ही दरबार के कुछ चेहरे सख्त हो गए, वहीं कुछ लोगों की पलकें छलक उठीं। अकबर ने देखा कि स्थिति गंभीर है। वह खुद बैठकर सोचने लगा कि क्या वह बीच में ऐसे किसी आदमी को गिरा दे जो उसकी अपनी शक्ल का है। क्या ऐसी चाल उस आदमी को पकड़ने के लिए काम आएगी? और यही वो मौका था जब कुछ दरबारियों ने मिलकर अपने सारे दांव लगाने की सोची, क्योंकि यदि बीरबल ने इस तथ्य की पुष्टि कर दी तो वे बाहर आ जाएंगे। ऐसे में अकबर ने जिस चाल का सहारा लिया वह थी झूठ और सच्चाई के बीच ऐसा नजराना, जो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। अकबर ने अचानक कहा कि वह कला प्रदर्शन करेगा, एक तमाशा जिसमें सच और झूठ के पन्ने खुले जा सकें। उसने बीरबल से कहा, शायद हम सबने इस विषय को बहुत जटिल बना दिया है। आओ आज हम एक खेल खेलते हैं, एक तरह का नाटक जिसमें हर आदमी अपने हिस्से को पढ़े और सच सामने आएगा। बीरबल ने थोड़ी झिझक के साथ सहमति दे दी, क्योंकि वह जानता था कि अकबर का खेल खतरे भरा हो सकता है और यह व्यक्ति विशेष की प्रतिष्ठा पर आघात पहुंचाएगा। प्रमुख दरबारियों ने हौले से अपनी कोशिशें तेज कर दीं और महल में जो माहौल बन गया वह उस तरह का था कि अब हर कोई सोच रहा था कि कौन किस तरफ झुकेगा। नाटक के दिन एक मंच तैयार किया गया और उस पर वही अधिकारी बुलाया गया जिसका नाम लेखा-जोखा में था। उसने माना कि वह निर्दोष है। पर नाटक की चालाने की दिशा बदल गई जब मंच पर सलीम, वही व्यापारी जिसे बीरबल ने पहले देखा था, सामने आ गया।
उसने बड़े सहज अंदाज में कहा कि वह एक साधारण व्यापारी है, पर उसके हाथ में ऐसा दस्तावेज है जो सब कुछ उलट सकता है। और उसने एक पन्ना खोला जिस पर बिल्कुल साधारण भाषा में एक रिश्वत लेने की सूची बनी थी। लोगों के चेहरे लाल हो गए और कुछ ने अपनी सीटें संभालने की कोशिश की, पर बीरबल ने गहरी सांस ली और कहा, हर दस्तावेज की सच्चाई उसकी शहादत से होती है। वी नीड विटनेस। तभी एक आवाज उठी, मैं गवाह हूँ। और यह आवाज किसी और की नहीं, उस अधिकारी के अपने रिश्तेदार की थी। वह आदमी जो पहले सन्नाटा था, अब आकर कहा, मैंने ही उन धनराशियों का आदान प्रदान देखा है, पर मैं डर गया था, इसलिए चुप रहा। दरबार में एक बाढ़ सी आ गई, क्योंकि अब सबूत और गवाह दोनों मौजूद थे। पर बीरबल ने शांत आवाज में कहा, सिर्फ आरोप लगाने से कोई दोष सिद्ध नहीं होता। हमें दायरे में जाकर देखना चाहिए कि यह धन कहाँ से आया और किसके हाथों गया। यह विषय किसी तरह की राजनीतिजन्य लड़ाई में बदल गया। कई दरबारी इस मोड़ के बाद खुलकर विरोध करने लगे कि यह मामला सिर्फ दस्तावेजों और लोगों का नहीं बल्कि एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है। किसी ने अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि यह सब बीरबल की चाल है ताकि वह अपनी ताकत और प्रतिष्ठा बनाए रख सके। वहीं कुछ लोगों ने अकबर से कहा कि वह इस मामले की गहन जांच कराए। अकबर ने समझा कि यह समय आ चुका है जब वह फिर से एक चाल खेलेगा, पर इस बार उसकी चाल तेजी से बदलते रंगों की तरह थी। उसने अचानक कहा, हम इस मामले में एक अंतिम परीक्षा चलाएंगे। हम न सिर्फ दस्तावेजों और गवाहों को देखेंगे बल्कि उन लोगों को भी लाएंगे जिन्होंने इन लेनदेन को अंजाम दिया। हम उनको वास्तविक समय में पकड़ेंगे। उसकी बात सुनते ही सब रोशनी की तरह सजग हो गए, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि बादशाह इस तरह से आगे बढ़ेगा। बीरबल ने थोड़ा मुस्कुराकर कहा, यदि आप ऐसा कहते हैं जहानशीन, तो इसका तात्पर्य है कि सत्य को छिपाना अब संभव नहीं रहेगा। पर उसकी हृदय गहराइयों में अब एक डर भी था कि कहीं यह चाल किसी निर्दोष की जान न ले ले। अकबर ने तब एक सूक्ष्म योजना बनाई। वह जानता था कि दोषी को पकड़ने के लिए उसे उनकी दुनिया में घुसना होगा, जहां वे अभ्यस्त थे, छात्रछल, दस्तावेजों की छपाई और धन के आदान प्रदान की तरह। उसने बीरबल के साथ मिलकर एक मंसूबा बनाया। वे नकली धन और नकली लेनदेन घोषित करेंगे और फिर देखेंगे कि कौन किस तरह से उसका दोहन करता है। योजना बस इसलिए खतरनाक थी कि यदि कोई चीज गड़बड़ हुई तो सारा शहर भ्रमित हो सकता था। पर दोनों ने सोचा कि कभी-कभी सच्चाई के लिए बड़ा जोखिम उठाना पड़ता है। हफ्तों की तैयारी के बाद एक रात विशेष चुनी गई। महल के भीतर एक छुपा हुआ कक्ष तैयार किया गया, जहां नकली खजाने के दस्तावेज और कुछ नकली सिक्के रखे गए। अखबारों और बाजार के कुछ लोगों को भी इसमें शामिल किया गया ताकि यह लगे कि ये असली हैं। बीरबल ने कुछ भरोसेमंद नौकरों को विशिष्ट संकेत देकर उस रात उन दस्तावेजों को भेजने का नाटक कराया। पर असली जांच तब शुरू हुई जब कुछ रातों में निकले लोग उन दस्तावेजों की भनक मिलने पर बख्तरबंद तरीके से आगे बढ़े, और उसी अंधेरी रात में सलीम और कुछ अन्य छिपे हुए सहयोगियों ने दस्तावेजों को झपटने की कोशिश की। उन्हें लगता था कि इन दस्तावेजों के साथ वे अपार लाभ कमाएंगे, पर वे नहीं जानते थे कि यह एक चाल थी जिसमें अकबर और बीरबल का अनुभव शामिल था। जैसा कि योजना थी, बीरबल ने छुपकर उन्हें पकड़ लिया और उसी समय दरबारियों के बीच सूचना भेजी गई कि जिसे भी दोषी पाया जाएगा उसे सार्वजनिक तौर पर सजा दी जाएगी। सलीम और उसके सहयोगियों को पकड़े जाने पर उनकी असलियत धीरे धीरे सामने आने लगी। उनके पास से मिलेनियम सिंह वाले दस्तावेज निकले और उनके पैसों के स्रोत का पता चला। पर जहां परिस्थिति कठिन हुई वह तब हुआ जब पकड़े गए लोगों में कुछ नाम ऐसे थे जो दरबार के निकट से जुड़ते थे, कुछ छोटे अधिकारी, कुछ व्यापारी और कुछ ऐसे रिश्तेदार जिनका अकबर ने पहले कभी नोटिस तक नहीं किया था। जनता में चर्चा तेज हो गई। लोग सोचने लगे कि क्या सत्ता के भीतर ही सड़े हुए दांत हैं।
बीरबल ने समझ लिया कि यदि वह अब चूक गया तो यह मामला सिर्फ एक व्यक्ति की सजा नहीं बल्कि एक पूरे ढांचे की अस्थिरता बन जाएगा। इसी दौरान जो सबसे बड़ा मोड़ आया वह था सलीम का सामना। जेल में बैठकर सलीम ने आंसुओं के साथ कबूल किया कि उसने किस तरह से यह सब किया। उसने बताया कि उसके आदेश किसने दिए थे और किसने इसे अंजाम दिया, और उसने नाम लिया एक ऐसे प्रभावशाली दरबारी का जो अकबर के निकटतम परामर्शकारों में से था। यह बात सुनते ही दरबार के कई चेहरों पर हल्की सी हंसी सोचो, पर बीरबल ने इसे जीत की तरह नहीं मानकर एक जांच के रूप में लिया। उसने सारे साक्ष्यों को तौल तौल कर परखा और फिर अकबर के समक्ष एक अनोखी पेशकश रखी। यदि आप चाहें तो मैं सारा खेल खत्म कर दूं। मैं सार्वजनिक रूप से उस बड़े अधिकारी के दोष को सामने ले आऊंगा और उसे सजा दिलवाऊंगा, पर इसके बदले में मैं यह मांग करता हूं कि आप दरबार में कुछ मूलभूत परिवर्तन करें, दरबार में पारदर्शिता बढ़े और खजाने के कामकाज में स्वतंत्र निरीक्षण हो। अकबर ने सोचा, यह एक मुश्किल फैसला था, क्योंकि यदि उसने उस बड़े अधिकारी को सजा दी तो दरबार में एक हलचल उठेगी और कुछ मित्र छिन जाएंगे, पर दूसरी ओर असत्य और भ्रष्टाचार को छोड़ देने से राज्य की आत्मा कमजोर होगी। वह कुछ देर खामोश रहा और फिर बोला, बीरबल, तुम्हारी यह मांग न्याय की आवाज है, पर क्या तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम सब कुछ खोकर सच के साथ खड़े रहोगे? बीरबल ने आंखें झुकाकर कहा, हमने कभी सत्ता के लिए दोस्ती नहीं बनाई थी, हम सबके लिए न्याय ही हमारी पहचान है। अकबर ने घड़ी के कांटों की तरह वक्त को महसूस किया। वह जानता था कि का रास्ता कठिन होता है और उसमें बलिदान भी मांगा जाता है। उसने तब सार्वजनिक रूप से आदेश दिया कि उस बड़े अधिकारी की जांच हो और यदि दोष सिद्ध हुआ तो उसे सार्वजनिक तौर पर दंडित किया जाए। जांच में बीरबल और अकबर दोनों ने मिलकर कई गुप्त दस्तावेजों का अध्ययन किया और अंततः सच्चाई सामने आ गई। सच यह था कि कई दरबारियों ने मिलीभगत कर रखी थी और वे सब राज्य के नाम पर अपना घरबार चला रहे थे। जब यह सार्वजनिक हुआ तो भारी हलचल मची, पर सबसे अधिक जो प्रभावित हुए वे वही लोग थे जो ईमानदारी के साथ काम कर रहे थे और जिनकी प्रतिष्ठा दागदार दिखी। पर बीरबल ने एक बार फिर से मानवीयता दिखाई। उसने अकबर से कहा कि दोषियों को दंडित किया जाए, पर न्याय में नरमी और सुधार का भी रास्ता निकाला जाए ताकि भविष्य में लोगों को सुधारने के अवसर भी मिलें। अकबर ने इस बात को गंभीरता से लिया और कुछ सुधार लागू किए। खजाने के कामकाजी नियम कड़े हुए और निरीक्षण के नए तंत्र बने ताकि पारदर्शिता बनी रहे। सबसे दिल छू लेने वाली बात तब हुई जब बीरबल ने सार्वजनिक रूप से खुलासा किया कि इस पूरे खेल में उसने सिर्फ अकबर को ही नहीं पर जनता को भी परखा। वह जानना चाह रहा था कि लोग ऐसी परिस्थितियों में क्या सोचते हैं, क्या वे सच्चाई का समर्थन करेंगे या फिर चुपचाप अनदेखा कर देंगे। उसने कहा, सच का सामना करना कठिन होता है, पर वह समाज की रीढ़ है। अगर हम सच को छिपाते हैं तो अगला कदम अराजकता की ओर ही होगा। जनता ने एक स्वर में तालियां बजाईं, क्योंकि वे समझ गए थे कि बीरबल ने राज्य को एक बड़ी मुसीबत से बचाया है। अकबर की आंखों में भी गर्व और रुक रुक कर नमक दोनों थे। वह जानता था कि उसने अपने प्रिय मित्र की परीक्षा ली थी और वह परीक्षा बीरबल ने पास कर ली थी, पर साथ ही अकबर ने यह भी समझ लिया कि शक्ति के साथ मोहब्बत और समझदारी भी जरूरी है। अंत में बीरबल की जीत सिर्फ व्यक्ति की नहीं थी, यह जीत थी न्याय, पारदर्शिता और नीति की। उसने न केवल दोषियों को उजागर किया बल्कि एक नई राह भी दिखाई, एक ऐसी राह जिस पर चलकर बादशाह और उसका दरबार फिर से जनता के दिलों के करीब आ सके। नियति ने उसे पारितोषिक दिया, न केवल अकबर का भरोसा बल्कि जनता का अटूट सम्मान भी। पर बीरबल ने इन सब को व्यर्थ नहीं समझा। उसने अकबर से कहा, हमेशा याद रहे, राज्य की बागडोर जब किसी एक के हाथ में हो तो उसे स्वयं से भी बड़ा सोचना चाहिए।
और यदि गलती हो जाए तो उसे स्वीकार करने की हिम्मत भी रखनी चाहिए। अकबर ने सिर झुकाकर कहा, तुमने आज मेरी चाल को समझ लिया और मुझे यह भी सिखाया कि चालाकियों के पर्दे के पीछे कभी कभी सच्चाई की आहट छिपी होती है। कहानी का असली सार यही था कि बुद्धि केवल जीत के लिए नहीं होती, वह समाज को जोड़ने, उसे सुधारने और उसे सही राह दिखाने के लिए होती है। उस दिन से महल में एक नई हवा चली, सत्ता और न्याय के बीच एक नई समझ बनी। बीरबल ने फिर से अपने स्थान पर लौटकर साधारण परिंदे जैसी सहजता दिखाई, पर लोगों की नजरों में उसकी छवि और भी महान बन गई। अकबर ने भी समझा कि परीक्षा न केवल दूसरों की कार्रवाई के लिए होती है, बल्कि खुद को परखने का भी माध्यम होती है, और उसने ठान लिया कि आगे से वह अपने निर्णयों में और भी सावधानी बरतेगा। लोग कहते हैं कि जब बीरबल और अकबर ने मिलकर शासन में पारदर्शिता और इंसाफ की मिसाल कायम की, तो आसपास के राज्य भी उनसे सीखने लगे, और वही दोनों राजा और सलाहकार उस किस्से के गवाह बनकर सदैव याद किए गए। यह कहानी सिर्फ एक किस्सा नहीं रही, यह एक सबक बन गई। यह बताती है कि कभी कभी एक चाल की आड़ में, एक कठिन परीक्षा से समाज को वह सच्चाई मिलती है जिसकी उसे जरूरत होती है। बीरबल की जीत इसलिए थी क्योंकि उसने न केवल चालों को पढ़ा, बल्कि उनके पीछे छुपे मानवीय कारणों और कमजोरियों को भी समझा, और वहीं उसने न्याय के साथ दया और सुधार की राह भी अपनाई। अकबर की चाल थी ताकि वह देख सके कि उसका दरबार कितना मजबूत और निष्ठावान है, पर बीरबल ने साबित कर दिया कि सच्ची बुद्धि सिर्फ चाल चलने में नहीं, बल्कि चल रही चालों को रोकाकर समाज की भलाई में भी लगाई जा सकती है। और इस तरह अकबर की चाल और बीरबल की सूझबूझ ने मिलकर राज्य की बुनियाद और भी मजबूत कर दी, एक ऐसी जीत जिसने केवल एक आदमी को नहीं, बल्कि पूरे साम्राज्य को उन्नति की ओर मोड़ दिया। अकबर के गुप्त खजाने का नाम महल की दीवारों के पीछे धीरे धीरे फुसफुसाने लगा। पहले तो यह बस अफवाह थी, बाजार की चौपालों में गूंजती कथा, फिर दरबार के कुछ कोने कोने में छुपकर कही जाने वाली बात, पर जिस तरह से हवा में खौफ और उत्सुकता दोनों फैल रहे थे, उससे यह स्पष्ट था कि यह केवल सोने चांदी की बात नहीं थी, बल्कि इतिहास के उन उनको खोलने की ख्वाहिश थी जिनका असर आने वाली पीढ़ियों तक जाना था। अकबर को यह रिपोर्ट मिली कि कुछ पुरानी रिकॉर्ड पाती सी बातें कहती हैं कि जब नवाबों शहंशाहों ने अपने खजानों का हिसाब छुपाया, तो कुछ दस्तावेज और चीजें ऐसी बनाई गईं जो किसी समझदार इंसान की बुद्धि और दिल दोनों की कसौटी पर खरी उतरतीं। अकबर ने यह सुना तो उसके अंदर उत्सुकता और थोड़ी चिंता दोनों उठीं। उत्सुकता इस बात की कि क्या उसके पूर्वजों ने कोई गुप्त निधि छुपाई है जो राज्य के काम आ सके, और चिंता इस बात की कि अगर यह खजाना गलत हाथों में पड़ा तो क्या होगा। उसने सोचा कि इस काम के लिए उससे बढ़कर कौन हो सकता था, और उसका मन तुरंत बीरबल की ओर गया। बीरबल, जिसने हमेशा से अकबर के लिए बुद्धि और इंसाफ का नायक बनाकर रखा था, उस दिन महल के बाग में एक पेड़ के नीचे बैठा था, हाथ में चाय की प्याली और चेहरे पर वही नम्र पर तेज मुस्कान। अकबर ने उसे बुलाया और सीधे बात रख दी, हमारे महल में कुछ सच्चाइयां और कुछ खजाने हैं जिनके बारे में मुझे और अधिक जानना है। बीरबल ने आंखें चमकाकर कहा, जहांशीन, यदि यह खजाना राज्य का है तो इसे खोजने का तरीका बुद्धि के साथ इंसाफ भी मांगता है। उनकी बातें गहरी थीं, और अकबर ने कहा कि इस खोज में खुले तौर पर कई लोग हैं, दरबार के अधिकारी, पुरालेखों के रखवाले और कुछ पुराने सैनिक, पर वह चाहता है कि यह खोज बिना अफवाहें फैलाए, बुद्धिमत्ता और सभ्यता के साथ हो। बीरबल ने हंसते हुए कहा, तो हम शतरंज की तरह खेलेंगे, हर चाल पर सोचना होगा और हर कदम पर इंसाफ की कसौटी रखनी होगी। बीरबल का पहला कदम महल की पुरानी पुस्तकालय की ओर था, वह जगह जहां अकबर के पूर्वजों ने राज्य लेखों, उपहारों और अन्य संवेदनशील कागजातों को रखा था। पुस्तकालय के दरवाजे पर ही बीरबल को एक बुजुर्ग मोनेक केयरटेकर मिला, नाम करमचंद।
करमचंद के चेहरे पर उम्र की परतें थीं और आंखों में समय की निहित कहानी। उसने कुछ छोटे छोटे संकेत दिए, जैसे कि महल की कुछ दरारों पर पुराने मोहरों के निशान और एक खिड़की की अंगूठी पर नक्काशी जो अक्सर अनदेखी रह जाती थी। बीरबल ने इन संकेतों को ध्यान से देखा और समझ गया कि खजाने के निशान सिर्फ कागजों में नहीं, बल्कि भवन की बनावट और लोगों की आदतों में भी छुपे हैं। उसने करमचंद से कहा कि पुरानी रिकॉर्ड खोलो, पर खुलेआम नहीं, क्योंकि यदि हर कोई जान जाएगा तो सच्चाई छूमंतर हो सकती है। करमचंद ने पुरानी कलम की आवाज के साथ कुछ दस्तावेज निकाले। उनमें कुछ लेनदेन के पन्ने, कुछ चिट्ठियां थीं और एक नक्शा जिसका हिस्सा फटा हुआ था। नक्शे में महल की एक अनजानी तहखाने की दिशा थी, पर चौंकाने वाली बात यह थी कि नक्शा सीधे तौर पर खजाने की जगह नहीं बताता था। वह सिर्फ संकेत देता था कि खजाना जहां छाया और सुबह का पहला तारा मिलते हैं, वहां छिपा है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, यह तो पहेली है, पर हर पहेली का हल होता है जो चीजें देखकर नहीं पर समझकर मिलती हैं। उसने महल की वास्तुकला का निरीक्षण किया और पाया कि कई कमरे ऐसे हैं जिनकी खिड़कियां पूर्व की ओर खुलती थीं। उनमें से कुछ पर विशेष चिन्ह बने थे जो चंदरों के साथ खिले हुए सितारों की तरह दिखते थे। बीरबल ने समय को ध्यान में रखते हुए एक योजना बनाई। वह सूर्योदय और तारों के मिलन की उस रात का इंतजार करेगा जब वह संकेतों को पढ़ सकेगा। तैयारी के बीच बीरबल ने एक अन्य जरूरी बात ध्यान में रखी, खजाना केवल सोना चांदी नहीं है। कई बार खजाना ज्ञान, रिकॉर्ड और ऐसे दस्तावेज होते हैं जो किसी पुराने अन्याय को उजागर करते हैं। उसने सोचा कि यदि खजाने में किसी तरह की रेजर जैसी चीजें मिली जिनसे कुछ बेईमानी छिपी हुई थी, तो उसे न्यायसंगत तरीके से हैंडल करना होगा। इसी सोच के साथ उसने कुछ भरोसेमंद नौकर और करमचंद को साथ रखा और कुछ रातें पहर देकर महल के पूर्वी पंखों की छतों, खिड़कियों और तहखानों की जांच में लगा दिया। उसकी सूझबूझ ने उसे एक घाटी के पास स्थित प्राचीन कुएं की ओर इशारा किया। कुएं की दीवारों पर मसवाए हुए अक्षर और चिन्ह थे जो पुराने राजभाषा में लिखे गए थे। बीरबल ने याद किया कि अकबर के दादा ने एक बार किसी से कहा था कि खजाना हमेशा वही छिपा होता है जहां भूले बिसरे लोग रोजमर्रा की जिंदगी जीते हैं। यह विचार उसके दिमाग में बार बार आता रहा। एक रात जब चांद अपनी पूरी मधुरता पर था और महल के आंगन में छावें लंबी थीं, बीरबल ने करमचंद के साथ मिलकर खिड़की के किनारे रखे पुराने पत्थरों को हटा दिया। वहां एक पतला मार्ग निकला जो सीधा तहखाने की ओर जाता था, पर मार्ग इतना तंग था कि सिर्फ एक इंसान ही घुस सकता था। बीरबल ने अपनी मशाल जलाई और भीतर चला गया। उस रास्ते में दीवारों पर चित्र और संकेत थे, एक हाथ की मुहर, एक पक्षी की आकृति और बार बार दोहराया गया वाक्य जो देने से पहले पूछता है, उसे लेना मंजूर है। बीरबल ने समझा कि यह संकेत इस बात के लिए है कि यह खजाना बिना सहमति और बिना वजह के लेने के लिए नहीं रखा गया। यह किसी जिम्मेवारी और उद्देश्य के साथ रखा गया था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और अंततः एक छोटे से कक्ष में पहुंचा जहां एक लकड़ी का संदूक रखा था। उसके ऊपर हजारों सालों का धूल जम चुका था और एक परत की तरह गहरी परतों में कुछ चमक थी। जब उसने संदूक खोला तो उसके अंदर एक अजब मिश्रण मिला, सुनहरी मुद्राएं, पर उन मुद्राओं के बीच कुछ और भी मौजूद थे। मुहरबंद चिट्ठियां, पुरानी शासन निर्देशों की प्रतियां, कुछ दस्तावेज जो जंगलों और नदी किनारे के गांवों के बंटवारे के बारे में थे, और एक कांसे का संदेश जिसमें लिखा था कि यह निधि राज्य के दुर्बलों और न्याय के लिए रखी गई थी। बीरबल की आंखों में चमक थी और दिल में भारीपन भी, क्योंकि यह स्पष्ट था कि यह खजाना किसी के निजी लाभ के लिए नहीं रखा गया था, बल्कि किसी बड़े उद्देश्य के लिए। पर साथ ही वह यह भी जानता था कि यदि यह बात बाहर आ गई तो दरबार में तहलका मच जाएगा। कुछ लोग खुश होंगे, पर जिन्हें शर्मिंदा होना चाहिए वे भी होंगे। उसने सोचा कि सबसे पहले उसे अकबर को व्यक्तिगत रूप से बताना चाहिए,
पर वह यह भी जानता था कि यह काम केवल सूचना देने का नहीं बल्कि एक रणनीति की भी मांग करता है, क्योंकि उसे एक ऐसे फैसले की जरूरत थी जो राज्य के हित में हो। बीरबल ने अगले दिन अकबर को महल की छत पर बुलाया। अकबर की आंखों में आज जिज्ञासा के साथ दिखती गंभीरता थी। वह जानता था कि बीरबल ने कुछ खोज निकाला होगा। बीरबल ने बिना किसी घुमाफिरा बात के सारी बात सुनाई, नक्शे, संकेत, तहखाना और उस पर लिखे वचन। अकबर ने ध्यान से सुना और फिर कुछ पल के लिए चुप रहकर कहा, यदि यह खजाना वास्तव में राज्य के दुर्बलों के लिए रखा गया था तो इसका उपयोग कैसे किया जाए जिससे कि यह असल में उनके काम आए। बीरबल ने उत्तर दिया, हम इसे राज्य की तात्कालिक जरूरतों के लिए नहीं बल्कि एक सतत योजना के लिए उपयोग कर सकते हैं, ऐसा फंड जो अकाल, महामारी या युद्ध जैसी आपदाओं में काम आए और जिसका लेखा जोखा सार्वजनिक रूप से रखा जाए। अकबर ने सोचा, यह एक साहसिक प्रस्ताव था क्योंकि यह पारदर्शिता और नए तंत्र की मांग करता था और इसे लागू करना आसान नहीं था। पर उसने बीरबल की नज़र में ईमानदारी पाई और कहा, ठीक है, पर हमें यह भी देखना होगा कि कौन इसे देखेगा और कौन इसका निरीक्षण करेगा। बीरबल ने सुझाव दिया कि एक 5 सदस्यों वाली समिति बनाई जाए जिसमें कुछ योग्य ग्राम नेता, कुछ ईमानदार दरबारी और एक स्वतंत्र विद्वान शामिल हों और इनकी नियुक्ति जनता की तरफ से भी कुछ हद तक राय से हो। उन्होंने नियमों पर बात की, निधि का हिस्सा सीधे हस्ताक्षर से निकलेगा, हर खर्च का हिसाब महल के एक खुले पंजी में किया जाएगा और जिन इलाकों के लिए यह निधि काम करेगी वहां के लोगों को भी निर्णय में शामिल किया जाएगा। अकबर ने कहा कि यह न केवल धन की बात है बल्कि विश्वास की बात भी है और यदि यह योजना सफल हुई तो यह राज्य के लिए नई मिसाल कायम करेगी। पर फिर भी एक मुश्किल प्रश्न बचा, क्या वे इस खोज को राजसत्ता से बाहर रखकर सार्वजनिक करेंगे या नहीं? अगर सार्वजनिक किया गया तो कई लोग जलते और शर्मिंदा हो सकते थे, अगर छिपाया गया तो यही पुराने कुप्रबंधन की जड़ मजबूत हो सकती थी। बीरबल ने कहा, सच को छिपाना अर्थहीन है, पर सच को कैसे बताया जाए, यह सोचकर ही हम नैतिक ढंग से कार्य कर सकते हैं। उसने एक संयोजित योजना पेश की, पहले वे समिति बनाकर परीक्षण के तौर पर कुछ गांवों में सहायता भेजेंगे जो लंबे समय तक टिक सके, इससे लोगों में विश्वास बढ़ेगा और प्रमाण भी मिलेगा कि निधि का सदुपयोग हो रहा है। साथ ही वे उन दस्तावेजों की गुप्त जांच कराकर दोषियों का सामना करेंगे, पर यह सार्वजनिक आरोप प्रत्यारोप का शो नहीं होगा, यह न्यायिक और सावधानीपूर्ण जांच होगी जो साक्ष्यों पर बेस्ड होगी। अकबर ने कहा कि उसे यह तरीका मंजूर है क्योंकि वह भी चाहता था कि राज्य की पवित्रता बनी रहे और साथ ही बेईमानी का नाश हो। योजना लागू हुई, समिति बनी और बीरबल ने उसके सदस्यों को स्वयं चुनने के बजाय गांवों और शहरों के लोगों से सलाह लेकर चुना। वे ऐसे लोगों को चुन रहे थे जो ईमानदारी में मशहूर थे, एक बुजुर्ग शिक्षिका, एक पूर्व सैनिक जिसने अपने धन को दान कर दिया था, एक गरीब किसान जिसकी फसलें अकाल में भी गांव के लोगों के काम आई, एक विद्वान जिसने न्याय और नीति से संबंधित कई पुस्तकों का अध्ययन किया था, और करमचंद को भी उनके पुरखे की निष्ठा के कारण शामिल किया गया। बीरबल ने समितियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि निधि के इस्तेमाल में पारदर्शिता होगी और स्पष्ट नियम होने चाहिए। प्रथम प्रयोग एक सूखे क्षेत्र में साल भर तक खाद्य सहायता और छोटे बड़े जल प्रोजेक्ट्स में खर्च होने के लिए किया गया, नलखाने, तालाब की सफाई और खेती के लिए बीज वितरण। परिणाम उम्मीद से भी बेहतर निकले, गांवों में लोगों ने काम पाया, भूख कम हुई और लोगों में विश्वास बढ़ा। पर हर चीज में चुनौतियां आईं। कुछ दरबारियों को यह योजना नागवार गुजरी, वे सोचते थे कि संपत्ति का खुला हिसाब रखना कमजोरियों को बढ़ाएगा और पुराने सहयोगियों के लिए मुश्किलें बनाएगा। कुछ ने साजिशें रचीं, उन्होंने बीरबल पर आरोप लगाने की कोशिश की कि वह खजाने को अपने नियंत्रण में लेकर राज्य की राजनीति चला रहा है।
बीरबल के पास लोग कुछ लिखकर भी आए, पर उसका जवाब हमेशा शांत और तार्किक रहा। उसने बहसों में कहा कि न्याय और पारदर्शिता से डरने वालों को समझना चाहिए कि शक्ति का असली उपयोग जनता की भलाई में है। अकबर ने भी सार्वजनिक रूप से घोषणा कर दी कि जो भी दोषी पाए जाएंगे उन्हें कानूनी तरीके से दंडित किया जाएगा, पर सार्वजनिक अपमान का रास्ता अपनाया नहीं जाएगा। इस तरह का संतुलन बनाए रखना आसान नहीं था, पर बीरबल ने जुनून और धैर्य से काम चलाया। समय के साथ यह निधि न केवल लोगों के जीवन बदलने में मददगार सिद्ध हुई, बल्कि एक नए विश्वास की नींव बन गई। लोगों ने देखा कि शासन भी उनकी भलाई में सच्चा साथी बन सकता है। कई बार बीरबल को ऐसे पत्र मिले जिनमें लोग अपनी खुशी और आभार प्रकट करते थे। एक किसान ने लिखा कि उसने पहली बार अपनी बेटी को स्कूल भेजा। एक विधवा ने कहा कि उसने अपने बच्चों के लिए खाद्य राशन पाकर नई उम्मीद देखी। ये भावनाएं बीरबल के लिए सोने चांदी से बढ़कर थीं। पर वह हमेशा यह भी याद रखता कि उसकी बुद्धि का प्रयोग केवल भावनात्मक नहीं होना चाहिए। उसने खजाने में मिले कुछ दस्तावेजों की जांच जारी रखी, जिससे कि भ्रष्ट लोगों का पर्दाफाश हो सके। कुछ मौकों पर उसे अपने पुराने मित्रों से कटु निर्णय लेने पड़े। कुछ दोस्तों को अस्पष्ट धन के स्रोतों के कारण हटाया गया। बीरबल ने हर बार न्याय की वेदी पर विचार किया और यथासंभव मानवीय दया दिखाई। कई वर्षों के बाद जब अकबर ने महल की रसोई में बैठकर बीरबल के साथ चाय पी, तो उसकी आंखों में शांति और गर्व दोनों थे। अकबर ने कहा, तुमने सिर्फ खजाना नहीं खोजा, तुमने एक विचार खोजा कि शक्ति का उद्देश्य लोगों को सहारा देना है। बीरबल ने चीरफाड़ की तरह नहीं बल्कि मुस्कुराकर कहा, यह खजाना केवल धनों का संग्रह नहीं था, यह उन आवाजों का संकलन था जिन्हें हमने सुनना बंद कर दिया था। और इस प्रकार खजाने का रहस्य केवल यह नहीं रहा कि कहाँ यह छिपा था, बल्कि यह भी कि उसे किस उद्देश्य से रखा गया था और किस नियत से उसे निकाला गया। बीरबल ने साबित कर दिया कि बुद्धि का असली काम सोने चांदी को ढूंढना नहीं, बल्कि उसे उन हाथों में देना है जो सही में जरूरतमंद हों। समय ने बदला, पर बीरबल और अकबर की उस खोज की गूंज बनी रही। महल के लोग, गांव वाले और पड़ोसी राज्य सबने देखा कि कैसे एक गुप्त निधि को न्याय और मानवता के साथ संभालकर एक पूरे समाज का भविष्य संवार दिया गया। कुछ लोगों ने कहा कि यह केवल एक कहानी है, पर जिन गांवों में तालाब बने, जिन बच्चों को स्कूल मिल गया और जिन परिवारों को राहत मिली, वे जानते थे कि यह कहानी सच थी। बीरबल की सूझबूझ, उसके साहस और अकबर की इच्छा शक्ति ने यह सिद्ध किया कि सत्ता का सर्वोत्तम प्रयोग तब होता है जब वह पारदर्शिता, सहभागिता और दया के साथ मिलकर काम करे। और इस प्रकार अकबर के गुप्त खजाने का रहस्य, जो कभी सिर्फ महल की ईंटों और मिट्टी में छिपा हुआ रह गया था, उसने एक नई रोशनी दी। एक ऐसी रोशनी जो सिर्फ एक दीपक की तिनकियां जलाकर नहीं, बल्कि लोगों के भीतर विश्वास जगाकर सदा के लिए जलती रही। दरबार की उस सुबह कुछ अलग ही किस्म की खामोशी थी, वह खामोशी जो आंधी के आने से पहले हवाओं में बस जाती है। अकबर का चेहरा लाल था, आंखों में आग थी और उसके कदमों में वह तीव्रता थी जो किसी निर्णय को बिना टालने के लिए आती है। वर्षों से उसने अपने राज्य को बुद्धि और न्याय से चलाया था, पर आज कुछ ऐसा हुआ था जिसने उसके भीतर की संतुलित धारा को मचलने पर मजबूर कर दिया। कहानी ऐसी ही एक घटना की है, जब अकबर के क्रोध की आग में बीरबल की बुद्धि ने न सिर्फ बादशाह को सुलझाया बल्कि पूरे राज्य के लिए एक नया सबक भी लिखा। कई दिनों से महल के एक कोने में एक फुसफुसाहट चल रही थी। किसी ने कहा कि खजाने की कुछ रकम गायब है, किसी ने कहा कि राज्य के कुछ अमीर व्यापारी मिलकर करों में छेड़छाड़ कर रहे हैं, और सबसे खतरनाक बात यह थी कि किसी गुप्त पत्र में अकबर के खिलाफ अपमानजनक शब्द पाए गए थे। पत्र में लिखा था कि शाह का मन अब कमजोर पड़ गया है और उसके निर्णय से राज्य की खपत बढ़ रही है। ऐसे शब्द एक राजा के कानों में बीहड़ हवा की तरह घुसते हैं, और अगर वे गलत हाथों में पड़ जाए तो अराजकता फैला सकते हैं।
अकबर को यह सब मिला और उसकी आंखों में तेज रोशनी सी फैल गई। उसने तुरंत अपनी अदालत बुलाई और सबको आदेश दिया कि दोषी पकड़ा जाए। पर अकबर का गुस्सा सुलभ नहीं था। वह निर्णय पर त्वरित था और इस बार उसने एक कठोर कदम उठाने का मन बना लिया। वह दोषी चाहे कोई भी हो, उसे सख्त सजा दी जाएगी। बीरबल ने दरबार में बैठे हुए यह सब देखा। कोई हलचल, कोई फुसफुसाहट और बादशाह की आंखों का जलना। उसने मालूम किया कि कुछ दस्तावेज गायब हैं और साथ ही उस अपमानजनक पत्र ने लोगों के मन में दरार डाल दी थी। पर बीरबल की फितरत ऐसी थी कि वह पहले शोर सुनकर भाग खड़ा नहीं होता। वह शांति से हर बात की तह तक जाने की कोशिश करता। उसने अकबर के पास जाकर कहा, जहांशीन, शायद इस मामले में गहराई में जाकर सच्चाई ढूंढना बेहतर होगा, क्योंकि क्रोध में लिए गए निर्णय कभी कभी न्याय को गलत राह दिखाते हैं। अकबर की पलकों में क्रोध की आग और ठंडी अल्पोपायता दोनों थीं। उसने बीरबल की बात सुनी पर उसकी आवाज कड़कती रही, इस बार न्याय की झटपट जरूरत है। जो दोषी है उसे तुरंत दंडित करो। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जहांशीन, पर क्या आप चाहेंगे कि किसी निर्दोष का सहार कर दें? अकबर का मुंह सख्त हो गया, पर उसकी आत्मा में यह सवाल कई धड़कनों से टकराता रहा। मामला जांच के लिए भेजा गया और कुछ दिनों में कई आरोपी पकड़े गए, एक एक करके। कुछ नौकर, कुछ बिचौलिए और एक बड़ा अड्डा जो करों के साथ खेला करता था। पर हर बार जब कागजों के पन्नों को पलटा गया, एक छिपे हुए नेटवर्क के बारे में संकेत मिलते, पर असली मास्टरमाइंड कहीं दिखता ही नहीं था। दस्तावेजों में छेड़छाड़ इतनी हो चुकी थी कि सच्चाई छिप सी गई थी। अकबर का गुस्सा बढ़ता गया। वह सोचने लगा कि या तो उसके निकटतम पर किसी ने धोखा किया है या फिर कोई ऐसा दुश्मन है जो राज्य की नींव हिलाना चाहता है। दरबार में अचानक कड़वाहट फैल गई। लोग डरने लगे कि किसी भी पल अकबर ऐसी सजा दे देंगे कि कुछ न बिगड़े। एक दिन अकबर ने घोषणा की कि वह स्वयं उस गुप्त पत्र और खजाने की चेकिंग का नेतृत्व करेगा और दोषी पाए जाने पर कठोर सजा देगा। उसकी घोषणा के साथ ही दरबार में एक अलग तरह का भय फैल गया। जिनके मन में कुछ था वे पसीने से तर हो उठे और जिनके हाथ साफ थे वे भी चिंता के साये में थे। बीरबल ने देखा कि अकबर का गुस्सा उसके निर्णयों में भी शिरकत करने लगा है। वह अति प्रतिक्रिया दे रहा था जिसे समय और न्याय की कसौटी से तोलना चाहिए था। बीरबल ने ठान लिया कि वह इस आग को बुझाने के लिए बुद्धि के साथ आगे बढ़ेगा, पर उसे पता था कि किसी भी राजा के क्रोध को शांत करने के लिए सिर्फ तर्क ही काम नहीं करते। कभी कभी दिल में बसे भरोसे और स्मृतियों को जगाना जरूरी होता है। बीरबल ने सूझबूझ से एक योजना बनाई, नहीं कोई छल नहीं, बल्कि एक ऐसा प्रयोग जो अकबर को अपनी प्रवृत्ति पर फिर से सोचने के लिए मजबूर कर दे। उसने धीरे धीरे शाही पुस्तकालय से एक पुराना रजिस्टर निकाला। वह रजिस्टर जिसमें अकबर के पिता और पूर्वजों के लिखे गए पन्ने और उन पर हुए निर्णयों के कारणों की व्याख्या थी। बीरबल ने अकबर को बुलाकर कहा कि वह चाहेंगे तो वे मिलकर इस रजिस्टर को पढ़ें और देखें कि अतीत के किस फैसले ने राज्य की रक्षा की और किसने उसे नुकसान पहुंचाया। अकबर, जो आज के गुस्से में किसी का न सुनता था, पर बीरबल की बातों में एक ढूंढने जैसी शक्ति थी, अंत में उसने सहमति जता दी। रजिस्टर जब खुला तो उसमें अकबर के पूर्वजों की कई किस्से बिखरे हुए थे। कुछ ऐसे निर्णय जो तत्काल लाभ के लिए लिए गए पर बाद में राज्य के लिए भारी पड़े, और कुछ ऐसे निर्णय जिनमें धैर्य और समझदारी ने बड़ी आपदाओं से बचाया था। एक कहानी ऐसी थी जिसमें एक दरबार में झूठे आरोप लगे थे और राजा ने बिना जांच के सजा दे दी थी। अगले साल आख्या में पता चला कि उसने निर्दोष की मौत की वजह बनाई थी और राज्य की प्रतिष्ठा पर धब्बा लग गया था। रजिस्टर पढ़ते पढ़ते अकबर के चेहरे की कठोरता में कुछ नरमी आई। उसे याद आया कि कैसे उस पुराने निर्णय ने उसके पूर्वजों को पछतावे में डुबो दिया था। बीरबल ने चुपके से कहा, जहांशीन, गुस्सा एक आग है, कभी कभी वह घर को गला देता है। अकबर ने आंखें झुकी और कहा,
तुम सही कह रहे हो, पर इस बार हमारे लिए समय कम है और दोषी निकलना जरूरी है। बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, समय हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है, पर यदि हम आज गलत निर्णय लें तो उसकी भरपाई आने वाले सदियों तक नहीं हो सकेगी। अकबर ने कुछ समय के लिए शांत होकर सोचा। बीरबल इस मौके का इंतजार कर रहा था, पर वह जानता था कि केवल पुरानी किताबें पढ़ाकर अकबर का गुस्सा समाप्त नहीं होगा। उसे कुछ ऐसा दिखाना था जिससे बादशाह खुद अनुभव कर लें कि क्रोध के नतीजे क्या होते हैं। बीरबल ने महल के कुछ भरोसेमंद नौकरों के साथ मिलकर एक नाटक गढ़ा। नाटक ऐसा जिसमें एक सम्राट क्रोध में आकर एक निर्दोष व्यक्ति को बिना प्रमाणों के दंडित कर देता है और बाद में सच्चाई उजागर होने पर पछताता है। नाटक के कलाकारों में दरबार के कुछ पुराने लोग भी थे और बीरबल ने यह सुनिश्चित किया कि यह नाटक सिर्फ अकबर के लिए विशेष रूप से रखा जाए, उसे यह अनुभव वास्तविक लगे। नाटक का दिन आया। महल का आंगन सजाया गया और अकबर को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। उसे बताया गया कि यह एक पुराना नाटक है जो राजा और न्याय की परिभाषा पर सवाल उठाता है। दृश्य प्रारंभ हुआ और मंच पर वही दृश्य दिखा जिसे बीरबल ने कल्पना की थी। एक राजा क्रोध में आकर अपने विश्वासघाती सलाहकार को सार्वजनिक दंड देता है। जनता चिल्लाती है और राजा के चेहरे पर पहले गर्व और फिर पछतावा उतर आता है जब सामने यह प्रकट होता है कि दोषी निर्दोष था। नाटक की आखिरी घड़ी में मंच पर रखा गया एक कथन था, क्रोध में लिया निर्णय छाप छोड़ जाता है, उसे मिटाना कठिन होता है। अकबर नाटक देखते हुए कुछ पल चुप रहे। उनकी आंखों में वे दृश्य छुप गए जो उन्हीं की तत्काल प्रतिक्रियाएं दिखा रहे थे। नाटक खत्म होते ही बीरबल ने सामने खड़े होकर कहा, जहांशीन, यह नाटक काल्पनिक है, पर इसके परिणाम वास्तविक हो सकते हैं। आज हमने इसे इसलिए दिखाया ताकि आप अपने गुस्से की आग को ठंडा करके सोचें कि क्या इस क्रोध के कारण कोई निर्दोष मनमाने तरीके से दंडित हो सकता है। अकबर ने धीरे से कहा, तुमने यह क्यों किया? बीरबल ने शांति से कहा, क्योंकि जब आप सुनते हैं तो आप सुनते हैं, पर जब आप देखने को मजबूर होते हैं तो अनुभव दिमाग और दिल दोनों पर असर करता है। अकबर ने मुड़कर जनता की ओर देखा। जनता के चेहरे पर कुछ भारीपन था और कुछ राहत भी। उसने महसूस किया कि इस आग में किसी का जीवन जला भी सकता था। तभी घटना ने एक नया मोड़ लिया। महल के एक कोने से अचानक कोई चीख सुनाई दी। एक नौकर भागता हुआ आया और बोला कि सार्वजनिक सूची में कुछ और दस्तावेज मिले हैं जिनमें नाम उस उच्चाधिकारी का है जिसके ऊपर पहले कोई शक नहीं कर रहा था। बीरबल ने मामले को शांत करने के लिए कहा कि पहले सबूत देखे जाएं और तब निर्णय लिया जाए। पर अकबर का गुस्सा पलटकर चिल्लाया, क्यों प्रतीक्षा करें? यदि यह सच है तो आज ही दंड मिलना चाहिए। बीरबल ने अक्खड़ता के साथ कहा, हम किसी को भी बिना परखे दोषी नहीं ठहराते। इस पर अकबर की नजरों में फिर से तीव्रता लौट आई। वह चाहता था कि दोषी को तुरंत दंड मिले, पर बीरबल ने उसका हाथ थामते हुए कहा, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं इस मामले की तह तक जाऊंगा और जो भी गलत है उसे उजागर करूंगा। पर मैं ऐसा न्यायिक ढंग से करूंगा जिससे राज्य का मान और आपकी गरिमा दोनों सुरक्षित रहें। यह बीरबल की जिद थी और अकबर के दिल में बीरबल के प्रति जो भरोसा था, उसने कुछ धड़कते हुए कहा कि उसे बीरबल पर विश्वास है। बीरबल ने तब एक सूक्ष्म परख शुरू की। उसने पुराने दस्तावेजों की छानबीन की, गवाहों के बयान लिए और छुपे हुए कड़ियों का पता लगाया। धीरे धीरे पटाखे खुलने लगे और सामने आए कुछ चौंकाने वाले तथ्य। कई दस्तावेज नकल थे, कुछ दावे बाध्यकारी प्रमाणों के बिना थे और सबसे अधिक हैरान करने वाली बात यह थी कि जिस उच्चाधिकारी का नाम लिया जा रहा था, उसके कुछ मित्रों ने दी गई सूचना में ओवरएक्स्ट वर्ग की तरह हस्तक्षेप किया था। यह सब देखकर बीरबल ने सोचा कि यह षड्यंत्र किसी ऐसे समूह ने रचा है जो अकबर और उसके शासन में दरार डालना चाहता था और वे क्रोध का इस्तेमाल करके अपनी सत्ता बचाना चाहते थे।
बीरबल ने अपनी सूझबूझ का प्रयोग करते हुए उस षड्यंत्र के तारों को खींचना चालू किया। उसने उन बिचौलियों के नेटवर्क का पता लगाया जो झूठी सूचनाएं फैलाते थे, और उन गवाहों पर ध्यान दिया जो केवल बदले की भावना से बोल रहे थे। पर असली मास्टरमाइंड का पता लगाने के लिए उसे एक चालाकी भरा कदम उठाना पड़ा। उसने स्वयं एक जाल बिछाया। उसने महल में धोखा किया है, या फिर कोई ऐसा दुश्मन है जो राज्य की नींव हिलाना चाहता है। दरबार में अचानक कड़वाहट फैल गई। लोग डरने लगे कि किसी भी पल अकबर ऐसी सजा दे देंगे कि कुछ न बिगड़े। एक दिन अकबर ने घोषणा की कि वह स्वयं उस गुप्त पत्र और खजाने की चेकिंग का नेतृत्व करेगा और दोषी पाए जाने पर कठोर सजा देगा। उसकी घोषणा के साथ ही दरबार में एक अलग तरह का भय फैल गया। जिनके मन में कुछ था वे पसीने से तर हो उठे, और जिनके हाथ साफ थे वे भी चिंता के साये में थे। बीरबल ने देखा कि अकबर का गुस्सा उसके निर्णयों में भी शिरकत करने लगा है। वह अति प्रतिक्रिया दे रहा था जिसे समय और न्याय की कसौटी से तोलना चाहिए था। बीरबल ने ठान लिया कि वह इस आग को बुझाने के लिए बुद्धि के साथ आगे बढ़ेगा, पर उसे पता था कि किसी भी राजा के क्रोध को शांत करने के लिए सिर्फ तर्क ही काम नहीं करते। कभी कभी दिल में बसे भरोसे और स्मृतियों को जगाना जरूरी होता है। बीरबल ने सूझबूझ से एक योजना बनाई, नहीं कोई छल नहीं, बल्कि एक ऐसा प्रयोग जो अकबर को अपनी प्रवृत्ति पर फिर से सोचने के लिए मजबूर कर दे। उसने धीरे धीरे शाही पुस्तकालय से एक पुराना रजिस्टर निकाला, वह रजिस्टर जिसमें अकबर के पिता और पूर्वजों के लिखे गए पन्ने और उन पर हुए निर्णयों के कारणों की व्याख्या थी। बीरबल ने अकबर को बुलाकर कहा कि वह चाहेंगे तो वे मिलकर इस रजिस्टर को पढ़ें और देखें कि अतीत के किस फैसले ने राज्य की रक्षा की और किसने उसे नुकसान पहुंचाया। अकबर, जो आज के गुस्से में किसी का न सुनता था, पर बीरबल की बातों में एक ढूंढने जैसी शक्ति थी, अंत में उसने सहमति जता दी। रजिस्टर जब खुला तो उसमें अकबर के पूर्वजों की कई किस्से बिखरे हुए थे। कुछ ऐसे निर्णय जो तत्काल लाभ के लिए लिए गए पर बाद में राज्य के लिए भारी पड़े, और कुछ ऐसे निर्णय जिनमें धैर्य और समझदारी ने बड़ी आपदाओं से बचाया था। एक कहानी ऐसी थी जिसमें एक दरबार में झूठे आरोप लगे थे और राजा ने बिना जांच के सजा दे दी थी। अगले साल आख्या में पता चला कि उसने निर्दोष की मौत की वजह बनाई थी और राज्य की प्रतिष्ठा पर धब्बा लग गया था। रजिस्टर पढ़ते पढ़ते अकबर के चेहरे की कठोरता में कुछ नरमी आई। उसे याद आया कि कैसे उस पुराने निर्णय ने उसके पूर्वजों को पछतावे में डुबो दिया था। बीरबल ने चुपके से कहा, जहांशीन, गुस्सा एक आग है, कभी कभी वह घर को गला देता है। अकबर ने आंखें झुकी और कहा, तुम सही कह रहे हो, पर इस बार हमारे लिए समय कम है और दोषी निकलना जरूरी है। बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, समय हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है, पर यदि हम आज गलत निर्णय लें तो उसकी भरपाई आने वाले सदियों तक नहीं हो सकेगी। अकबर ने कुछ समय के लिए शांत होकर सोचा। बीरबल इस मौके का इंतजार कर रहा था, पर वह जानता था कि केवल पुरानी किताबें पढ़ाकर अकबर का गुस्सा समाप्त नहीं होगा। उसे कुछ ऐसा दिखाना था जिससे बादशाह खुद अनुभव कर लें कि क्रोध के नतीजे क्या होते हैं। बीरबल ने महल के कुछ भरोसेमंद नौकरों के साथ मिलकर एक नाटक गढ़ा। नाटक ऐसा जिसमें एक सम्राट क्रोध में आकर एक निर्दोष व्यक्ति को बिना प्रमाणों के दंडित कर देता है और बाद में सच्चाई उजागर होने पर पछताता है। नाटक के कलाकारों में दरबार के कुछ पुराने लोग भी थे, और बीरबल ने यह सुनिश्चित किया कि यह नाटक सिर्फ अकबर के लिए विशेष रूप से रखा जाए, उसे यह अनुभव वास्तविक लगे। नाटक का दिन आया। महल का आंगन सजाया गया और अकबर को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। उसे बताया गया कि यह एक पुराना नाटक है जो राजा और न्याय की परिभाषा पर सवाल उठाता है। दृश्य प्रारंभ हुआ और मंच पर वही दृश्य दिखा जिसे बीरबल ने कल्पना की थी। एक राजा क्रोध में आकर अपने विश्वासघाती सलाहकार को सार्वजनिक दंड देता है। जनता चिल्लाती है
और राजा के चेहरे पर पहले गर्व और फिर पछतावा उतर आता है जब सामने यह प्रकट होता है कि दोषी निर्दोष था। नाटक की आखिरी घड़ी में मंच पर रखा गया एक कथन था, क्रोध में लिया निर्णय छाप छोड़ जाता है, उसे मिटाना कठिन होता है। अकबर नाटक देखते हुए कुछ पल चुप रहे, उनकी आंखों में वे दृश्य छुप गए जो उन्हीं की तत्काल प्रतिक्रियाएं दिखा रहे थे। नाटक खत्म होते ही बीरबल ने सामने खड़े होकर कहा, जहांशीन, यह नाटक काल्पनिक है, पर इसके परिणाम वास्तविक हो सकते हैं। आज हमने इसे इसलिए दिखाया ताकि आप अपने गुस्से की आग को ठंडा करके सोचें कि क्या इस क्रोध के कारण कोई निर्दोष मनमाने तरीके से दंडित हो सकता है। अकबर ने धीरे से कहा, तुमने यह क्यों किया? बीरबल ने शांति से कहा, क्योंकि जब आप सुनते हैं तो आप सुनते हैं, पर जब आप देखने को मजबूर होते हैं तो अनुभव दिमाग और दिल दोनों पर असर करता है। अकबर ने मुड़कर जनता की ओर देखा। जनता के चेहरे पर कुछ भारीपन था और कुछ राहत भी। उसने महसूस किया कि इस आग में किसी का जीवन जला भी सकता था। तभी घटना ने एक नया मोड़ लिया। महल के एक कोने से अचानक कोई चीख सुनाई दी। एक नौकर भागता हुआ आया और बोला कि सार्वजनिक सूची में कुछ और दस्तावेज मिले हैं जिनमें नाम उस उच्चाधिकारी का है जिसके ऊपर पहले कोई शक नहीं कर रहा था। बीरबल ने मामले को शांत करने के लिए कहा कि पहले सबूत देखे जाएं और तब निर्णय लिया जाए। पर अकबर का गुस्सा पलटकर चिल्लाया, क्यों प्रतीक्षा करें? यदि यह सच है तो आज ही दंड मिलना चाहिए। बीरबल ने अक्खड़ता के साथ कहा, हम किसी को भी बिना परखे दोषी नहीं ठहराते। इस पर अकबर की नजरों में फिर से तीव्रता लौट आई। वह चाहता था कि दोषी को तुरंत दंड मिले, पर बीरबल ने उसका हाथ थामते हुए कहा, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं इस मामले की तह तक जाऊंगा और जो भी गलत है उसे उजागर करूंगा। पर मैं ऐसा न्यायिक ढंग से करूंगा जिससे राज्य का मान और आपकी गरिमा दोनों सुरक्षित रहें। यह बीरबल की जिद थी और अकबर के दिल में बीरबल के प्रति जो भरोसा था, उसने कुछ धड़कते हुए कहा कि उसे बीरबल पर विश्वास है। बीरबल ने तब एक सूक्ष्म परख शुरू की। उसने पुराने दस्तावेजों की छानबीन की, गवाहों के बयान लिए और छुपे हुए कड़ियों का पता लगाया। धीरे धीरे पटाखे खुलने लगे और सामने आए कुछ चौंकाने वाले तथ्य। कई दस्तावेज नकल थे, कुछ दावे बाध्यकारी प्रमाणों के बिना थे, और सबसे अधिक हैरान करने वाली बात यह थी कि जिस उच्चाधिकारी का नाम लिया जा रहा था, उसके कुछ मित्रों ने दी गई सूचना में ओवरएक्स्ट वर्ग की तरह हस्तक्षेप किया था। यह सब देखकर बीरबल ने सोचा कि यह षड्यंत्र किसी ऐसे समूह ने रचा है जो अकबर और उसके शासन में दरार डालना चाहता था, और वे क्रोध का इस्तेमाल करके अपनी सत्ता बचाना चाहते थे। बीरबल ने अपनी सूझबूझ का प्रयोग करते हुए उस षड्यंत्र के तारों को खींचना चालू किया। उसने उन बिचौलियों के नेटवर्क का पता लगाया जो झूठी सूचनाएं फैलाते थे, और उन गवाहों पर ध्यान दिया जो केवल बदले की भावना से बोल रहे थे। पर असली मास्टरमाइंड का पता लगाने के लिए उसे एक चालाकी भरा कदम उठाना पड़ा। उसने स्वयं एक जाल बिछाया। उसने महल में सार्वजनिक तौर पर कहा कि वह उन साक्ष्यों की सार्वजनिक जांच करेगा और यदि कोई भी झूठा निकला तो उन आरोप लगाने वालों को कड़ी सजा दी जाएगी। यह घोषणा सुनकर षड्यंत्रकर्ता चिंतित हो गए और उन्होंने जल्दबाजी में कुछ और कदम उठाए जिससे उनकी गलती और बेबाकी सामने आ गई। जांच के दौरान बीरबल ने राजा के क्रोध को भी काम में लिया, पर सकारात्मक तरीके से। उसने अकबर को कुछ ऐसे पल दिखाए जब जनता की आंखों में भय और अपमान का भाव था। उसने उन्हें गांवों और शहरों के लोग भी दिखाए जिन्होंने अपने बच्चों के भविष्य के लिए शासन से उम्मीदें बांधी थीं। उस दृश्य ने अकबर के हृदय को छुआ। उसने महसूस किया कि उसका तेज गुस्सा यदि कड़ाई से और बिना जांच के बरता जाए तो जनता का विश्वास खो सकता है। उसने बीरबल की योजनाओं का समर्थन किया और दोनों ने मिलकर सत्य का पर्दाफाश किया। अंततः जब सारे जाल बंधे तो असल दोषी पकड़ा गया।
वह कोई और नहीं था बल्कि एक व्यापारी था जिसने सत्ता के नजदीक पहुंचकर कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के साथ मिलकर अफवाहें फैलाई थीं ताकि वे अपनी गतिविधियों को छुपा सकें। उसकी गिरफ्तारी ने कई चिथड़ों को खोल दिया और महल में कुछ अन्य लोगों के काले कारण उजागर हुए। किंतु सबसे बड़ी विजय यह थी कि बीरबल ने अकबर के गुस्से को न्याय और बुद्धि के साथ मोड़ दिया। उसने साबित कर दिया कि क्रोध को अगर सही दिशा दी जाए तो वह भी सकारात्मक परिवर्तन का कारण बन सकता है, पर उसे अंधाधुंध नहीं होना चाहिए। इस घटना के बाद अकबर ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि आगे से किसी भी आरोप पर तुरंत सजा नहीं दी जाएगी, पहले जांच होगी और फिर न्याय। उसने बीरबल को आभार प्रकट किया और कहा कि उसका गुस्सा था पर बीरबल की बुद्धि ने उसे सही राह दिखाई। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांशीन, गुस्सा मानव का स्वभाव है पर बुद्धि उसे दिशा देती है। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, तुमने आज न केवल राज्य की रक्षा की बल्कि मुझे भी बचाया, मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। पर कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। बीरबल ने उन लोगों के लिए दया की रणनीति भी सुझाई जिन्होंने षड्यंत्र में अनभिज्ञता या दबाव में भाग लिया था। उसने कहा कि केवल कठोरता से काम नहीं चलेगा, दोषियों को सुधार का अवसर भी मिलना चाहिए ताकि वे पुनः समाज के उपयोगी सदस्य बन सकें। अकबर ने यह बात स्वीकार की और शासन में सुधार के कुछ उपाय लागू किए। पारदर्शिता बढ़ाई गई, शिकायतों के निपटारे की प्रक्रिया सुव्यवस्थित की गई और जनता को भी सूचित करने के लिए मंच बनाए गए ताकि लोग किसी भी असत्य सूचना के प्रसार से पहले सत्य को जान सकें। समय बीतता गया और उस दिन की घटना एक दंतकथा बनकर महल की दीवारों पर गूंजती रही। अकबर के गुस्से की आग और बीरबल की बुद्धि की संगत का किस्सा। लोग अब यह समझने लगे थे कि क्रोध को हमेशा नकारात्मक नहीं माना जाना चाहिए, पर उसे विवेकपूर्ण तरीके से संभालना आना चाहिए। बीरबल की सूझबूझ और अकबर की सुनने की क्षमता ने मिलकर एक ऐसी मिसाल कायम की कि आसपास के रियासतों के शासक भी उस नीति का अध्ययन करने आने लगे। अकबर और बीरबल के बीच की यह घटना न केवल एक राजनीतिक सफलता थी बल्कि मानवीयता का भी एक सबक बनी। यह सिखाती है कि किसी भी व्यवस्थापक को अपने मन के तूफानों पर नियंत्रण रखना चाहिए और सलाहकारों को धैर्य और समझ के साथ काम करना चाहिए। यदि क्रोध को बिना ठहराव के छोड़ दिया गया तो वह ज्वाला सब कुछ जला सकती है, पर यदि उसी क्रोध को ठहराकर ठोस तथ्यों और बुद्धिमत्ता के साथ जोड़ा जाए तो वह बदलाव की चिंगारी बन सकती है। कहते हैं कि उस दिन के बाद अकबर की नजरों में एक नया संतुलन आ गया। वह तेजी से निर्णय लेता पर पहले सुने बिना नहीं लेता था। वह क्रोध महसूस करता पर उसे मन से निकालकर नहीं फेंकता था। बीरबल, जो सदैव अपनी बुद्धि का प्रयोग करता आया था, और भी अधिक विनम्र हुआ। उसने जाना कि कभी कभी राजा का क्रोध सिर्फ शोर नहीं बल्कि किसी बड़े दर्द का संकेत भी होता है जिसे समझने की जरूरत होती है। दोनों ने मिलकर राज्य में न्याय और दया के बीच का वह संतुलन बनाए रखा जो आने वाले वर्षों में कई संकटों से पड़ाव बनकर निकला। और इस तरह अकबर के गुस्से की आग में बीरबल की बुद्धि ने न केवल एक शहंशाह को शांत किया बल्कि पूरे राज्य के लिए एक स्थायी पाठ लिखा। क्रोध और बुद्धि दोनों का मेल तभी सार्थक होता है जब वे न्याय, समझदारी और मानवता के उद्देश्य के साथ जुड़े। यह कहानी कालांतर में भी सुनाई जाती रही, बच्चों को यह सीख देने के लिए कि जब भी कोई गुस्से की आग उठे, पहले ठहर कर सोचो और फिर बुद्धि से काम लो, क्योंकि बुद्धि ही है जो आग को रोशनी में बदल देती है। दरबार की पुरानी दीवारों पर जहां सूरज की पहली किरणें धीरे धीरे गिरती थीं, वहीं अकबर और बीरबल का वह किस्सा पला जिसने कई पीढ़ियों के दिल छू लिए। यह कहानी किसी युद्ध की कहानी नहीं थी, न ही राजपाट की ऊंची ऊंची बातों की। यह एक ऐसे छोटे से कर्म की कहानी थी जिसे करने में कोई शान नहीं थी, पर जिसके असर से एक पूरा गांव फिर से जी उठता दिखा। आपको पढ़ते हुए लगेगा कि यह घटना महल की किसी घनी ग्रणी की तरह सामान्य थी,
पर वही सरलता, वही सच्चाई बाद में उस सच के भारी अर्थ बन गए जिन्हें हर कोई याद रखता है। वर्षों की शांति के बाद एक अकाल आया। वर्षा लंबी समय तक रुकी रही और खेत सूखने लगे। दूरदराज के गांवों में भूख ने अपने पैरों पसार लिए। अकबर को खबर मिली कि कुछ दूरस्थ जिले में हालात भयावह हैं। लोग अपने घरों से निकलकर शहरों की ओर जाने लगे थे, पर किसी के पास भी खाने को इतने स्रोत नहीं थे कि वे सबकी सुध लेंगे। अकबर, जो हमेशा न्याय और कर्तव्य से बंधा रहा, मन ही मन बेचैन हुआ। वह जानता था कि राज्य की ताकत का असली परिचय ऐसे समय में ही होता है। उसने दरबार बुलाया और कहा कि सारा राज्य मिलकर इन लोगों की मदद करे। पर जहां उसे व्यवस्थागत कदम उठाने थे, वहीं उसे एक कड़वी सच्चाई भी दिखी। दरबार के कुछ लोग कहते रहे कि यह बहुत बड़ा खर्चा होगा और कहीं यह धन दौलत उनके हाथों से छूट न जाए। कुछ ने सुझाव दिया कि लोकवित्त से कुछ रकम निकाली जाए और कुछ नहीं किया जाए, पर अकबर को यह अघोर विकल्प मंजूर न था। बीरबल ने सबकी बात सुनी, पर उसकी आंखें एक छोटे से गांव की तरफ थीं जहां उसने स्वयं बचपन में एक बार देखा था कि कैसे लोग आपस में बांटते हैं। बीरबल ने सोचा कि केवल सरकारी मदद से काम नहीं चलेगा, लोगों के दिलों में उम्मीद जगाकर ही वह निरंतर बदलाव ला सकते हैं। पर वह जानता था कि अक्षुण्ण और कड़ी जांच के बिना धन बाहर भेजना भी खतरनाक है। कई बार दान नाम का पैसा गलत हाथों में चला जाता है। उसने निर्णय लिया कि वह स्वयं उस जिले का दौरा करेगा, बिना किसी शोशोभा के, ताकि वह जमीन पर जाकर देख सके कि वास्तविक जरूरतें क्या हैं। अकबर ने बीरबल की निश्चयता देखी और उसे स्वतंत्रता दी, पर साथ में कहा कि हर कदम की सूचना उसे दें, क्योंकि राज्य की बड़ी जिम्मेदारियां उसे भी संभालनी थीं। बीरबल ने निश्चय से कहा, जहांशीन, मैं जनता की आंखों से देखना चाहता हूं। सार्वजनिक तौर पर कहा कि वह उन साक्ष्यों की सार्वजनिक जांच करेगा और यदि कोई भी झूठा निकला तो उन आरोप लगाने वालों को कड़ी सजा दी जाएगी। यह घोषणा सुनकर षड्यंत्रकर्ता चिंतित हो गए और उन्होंने जल्दबाजी में कुछ और कदम उठाए, जिससे उनकी गलती और बेबाकी सामने आ गई। जांच के दौरान बीरबल ने राजा के क्रोध को भी काम में लिया, पर सकारात्मक तरीके से। उसने अकबर को कुछ ऐसे पल दिखाए जब जनता की आंखों में भय और अपमान का भाव था। उसने उन्हें गांवों और शहरों के लोग भी दिखाए जिन्होंने अपने बच्चों के भविष्य के लिए शासन से उम्मीदें बांधी थीं। उस दृश्य ने अकबर के हृदय को छुआ। उसने महसूस किया कि उसका तेज गुस्सा यदि कड़ाई से और बिना जांच के बरता जाए तो जनता का विश्वास खो सकता है। उसने बीरबल की योजनाओं का समर्थन किया और दोनों ने मिलकर सत्य का पर्दाफाश किया। अंततः जब सारे जाल बंधे तो असल दोषी पकड़ा गया। वह कोई और नहीं था बल्कि एक व्यापारी था जिसने सत्ता के नजदीक पहुंचकर कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के साथ मिलकर अफवाहें फैलाई थीं ताकि वे अपनी गतिविधियों को छुपा सकें। उसकी गिरफ्तारी ने कई चिथड़ों को खोल दिया और महल में कुछ अन्य लोगों के काले कारण उजागर हुए। किंतु सबसे बड़ी विजय यह थी कि बीरबल ने अकबर के गुस्से को न्याय और बुद्धि के साथ मोड़ दिया। उसने साबित कर दिया कि क्रोध को अगर सही दिशा दी जाए तो वह भी सकारात्मक परिवर्तन का कारण बन सकता है, पर उसे अंधाधुंध नहीं होना चाहिए। इस घटना के बाद अकबर ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि आगे से किसी भी आरोप पर तुरंत सजा नहीं दी जाएगी, पहले जांच होगी और फिर न्याय। उसने बीरबल को आभार प्रकट किया और कहा कि उसका गुस्सा था पर बीरबल की बुद्धि ने उसे सही राह दिखाई। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांशीन, गुस्सा मानव का स्वभाव है पर बुद्धि उसे दिशा देती है। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, तुमने आज न केवल राज्य की रक्षा की बल्कि मुझे भी बचाया। मैं तुम्हारा ऋणी हूं। पर कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। बीरबल ने उन लोगों के लिए दया की रणनीति भी सुझाई जिन्होंने षड्यंत्र में अनभिज्ञता या दबाव में भाग लिया था। उसने कहा कि केवल कठोरता से काम नहीं चलेगा,
दोषियों को सुधार का अवसर भी मिलना चाहिए ताकि वे पुनः समाज के उपयोगी सदस्य बन सकें। अकबर ने यह बात स्वीकार की और शासन में सुधार के कुछ उपाय लागू किए। पारदर्शिता बढ़ाई गई, शिकायतों के निपटारे की प्रक्रिया सुव्यवस्थित की गई और जनता को भी सूचित करने के लिए मंच बनाए गए ताकि लोग किसी भी असत्य सूचना के प्रसार से पहले सत्य को जान सकें। समय बीतता गया और उस दिन की घटना एक दंतकथा बनकर महल की दीवारों पर गूंजती रही। अकबर के गुस्से की आग और बीरबल की बुद्धि की संगत का किस्सा। लोग अब यह समझने लगे थे कि क्रोध को हमेशा नकारात्मक नहीं माना जाना चाहिए, पर उसे विवेकपूर्ण तरीके से संभालना आना चाहिए। बीरबल की सूझबूझ और अकबर की सुनने की क्षमता ने मिलकर एक ऐसी मिसाल कायम की कि आसपास के रियासतों के शासक भी उस नीति का अध्ययन करने आने लगे। अकबर और बीरबल के बीच की यह घटना न केवल एक राजनीतिक सफलता थी बल्कि मानवीयता का भी एक सबक बनी। यह सिखाती है कि किसी भी व्यवस्थापक को अपने मन के तूफानों पर नियंत्रण रखना चाहिए और सलाहकारों को धैर्य और समझ के साथ काम करना चाहिए। यदि क्रोध को बिना ठहराव के छोड़ दिया गया तो वह ज्वाला सब कुछ जला सकती है, पर यदि उसी क्रोध को ठहराकर ठोस तथ्यों और बुद्धिमत्ता के साथ जोड़ा जाए तो वह बदलाव की चिंगारी बन सकती है। कहते हैं कि उस दिन के बाद अकबर की नजरों में एक नया संतुलन आ गया। वह तेजी से निर्णय लेता पर पहले सुने बिना नहीं लेता था। वह क्रोध महसूस करता पर उसे मन से निकालकर नहीं फेंकता था। बीरबल, जो सदैव अपनी बुद्धि का प्रयोग करता आया था, और भी अधिक विनम्र हुआ। उसने जाना कि कभी कभी राजा का क्रोध सिर्फ शोर नहीं बल्कि किसी बड़े दर्द का संकेत भी होता है जिसे समझने की जरूरत होती है। दोनों ने मिलकर राज्य में न्याय और दया के बीच का वह संतुलन बनाए रखा जो आने वाले वर्षों में कई संकटों से पड़ाव बनकर निकला। और इस तरह अकबर के गुस्से की आग में बीरबल की बुद्धि ने न केवल एक शहंशाह को शांत किया बल्कि पूरे राज्य के लिए एक स्थायी पाठ लिखा। क्रोध और बुद्धि दोनों का मेल तभी सार्थक होता है जब वे न्याय, समझदारी और मानवता के उद्देश्य के साथ जुड़े। यह कहानी कालांतर में भी सुनाई जाती रही, बच्चों को यह सीख देने के लिए कि जब भी कोई गुस्से की आग उठे, पहले ठहर कर सोचो और फिर बुद्धि से काम लो, क्योंकि बुद्धि ही है जो आग को रोशनी में बदल देती है। दरबार की पुरानी दीवारों पर जहां सूरज की पहली किरणें धीरे धीरे गिरती थीं, वहीं अकबर और बीरबल का वह किस्सा पला जिसने कई पीढ़ियों के दिल छू लिए। यह कहानी किसी युद्ध की कहानी नहीं थी, न ही राजपाट की ऊंची ऊंची बातों की। यह एक ऐसे छोटे से कर्म की कहानी थी जिसे करने में कोई शान नहीं थी, पर जिसके असर से एक पूरा गांव फिर से जी उठता दिखा। आपको पढ़ते हुए लगेगा कि यह घटना महल की किसी घनी ग्रणी की तरह सामान्य थी, पर वही सरलता, वही सच्चाई बाद में उस सच के भारी अर्थ बन गए जिन्हें हर कोई याद रखता है। वर्षों की शांति के बाद एक अकाल आया। वर्षा लंबी समय तक रुकी रही और खेत सूखने लगे। दूरदराज के गांवों में भूख ने अपने पैरों पसार लिए। अकबर को खबर मिली कि कुछ दूरस्थ जिले में हालात भयावह हैं। लोग अपने घरों से निकलकर शहरों की ओर जाने लगे थे, पर किसी के पास भी खाने को इतने स्रोत नहीं थे कि वे सबकी सुध लेंगे। अकबर, जो हमेशा न्याय और कर्तव्य से बंधा रहा, मन ही मन बेचैन हुआ। वह जानता था कि राज्य की ताकत का असली परिचय ऐसे समय में ही होता है। उसने दरबार बुलाया और कहा कि सारा राज्य मिलकर इन लोगों की मदद करे। पर जहां उसे व्यवस्थागत कदम उठाने थे, वहीं उसे एक कड़वी सच्चाई भी दिखी। दरबार के कुछ लोग कहते रहे कि यह बहुत बड़ा खर्चा होगा और कहीं यह धन दौलत उनके हाथों से छूट न जाए। कुछ ने सुझाव दिया कि लोकवित्त से कुछ रकम निकाली जाए और कुछ नहीं किया जाए, पर अकबर को यह अघोर विकल्प मंजूर न था। बीरबल ने सबकी बात सुनी, पर उसकी आंखें एक छोटे से गांव की तरफ थीं जहां उसने स्वयं बचपन में एक बार देखा था कि कैसे लोग आपस में बांटते हैं। बीरबल ने सोचा कि केवल सरकारी मदद से काम नहीं चलेगा,
लोगों के दिलों में उम्मीद जगाकर ही वह निरंतर बदलाव ला सकते हैं। पर वह जानता था कि अक्षुण्ण और कड़ी जांच के बिना धन बाहर भेजना भी खतरनाक है। कई बार दान नाम का पैसा गलत हाथों में चला जाता है। उसने निर्णय लिया कि वह स्वयं उस जिले का दौरा करेगा, बिना किसी शोशोभा के, ताकि वह जमीन पर जाकर देख सके कि वास्तविक जरूरतें क्या हैं। अकबर ने बीरबल की निश्चयता देखी और उसे स्वतंत्रता दी, पर साथ में कहा कि हर कदम की सूचना उसे दें, क्योंकि राज्य की बड़ी जिम्मेदारियां उसे भी संभालनी थीं। बीरबल ने निश्चय से कहा, जहांशीन, मैं जनता की आंखों से देखना चाहता हूं। आपकी अनुमति मेरे लिए सम्मान है। बीरबल ने कुछ विश्वस्त नौकर और एक पुराना घोड़ा लिया और निशाना साधा उस गांव की ओर जहां अकाल सबसे भयंकर माना जा रहा था। रास्ते में उसने पहचाना कि खबरें सही थीं, खेत सूखे, कुएं खाली और लोग चेहरे पर थकान लिए अपने घरों की ओर बढ़ रहे थे। पर जो चीज उसे सबसे ज्यादा दुहक पहुंचाती थी, वह थी उन बच्चों की आंखें, छोटी छोटी आंखें जिनमें उम्मीद की झिलमिल कम और डर अधिक था। बीरबल ने गांव के मुख्य चौपाल पर बैठकर लोगों से सीधी बात की। उसने सुना कि कैसे कुछ दुकानदारों ने दाने महंगे कर दिए, कैसे कुछ सरपंचों ने विदेशों से आयात की दवाइयां खरीदीं पर गांव का कुछ नहीं हुआ, और कैसे कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए दूसरों के हिस्से को कम कर रहे थे। बीरबल की समझ में जल्दी से आया कि समस्या सिर्फ प्राकृतिक आपदा की नहीं, यह मानवीय कमजोरियों और व्यवस्था में कमी की भी थी। उसने गांव वालों से कहा कि वह कुछ उपाय लेकर आएगा और उन्हें साथ लेकर चलेगा। पर बीरबल के पास धन सीमित था। उसने महल के कुछ पुराने सिक्के और अपनी छोटी सी बचत साथ रखी थी, पर वह जानता था कि बस पैसों से काम नहीं चलेगा, लोगों का भरोसा चाहिए था। उसने गांव में एक शाम सभा रखी और लोगों से कहा कि वे मिलकर एक छोटी सी फसल साझा करें, कि वे अपने छोटे छोटे घरों के बचे अन्न को सोच समझकर बांटें तथा जो अमीर हैं वे अपनी कुछ वस्तुएं दान करें। शुरुआत में लोगों ने संदेह जताया, कई बार दान का लाभ केवल कुछ का होता है और टूटे हुए विश्वासों को जोड़ना आसान नहीं। पर बीरबल ने उनका भरोसा जीतने के लिए एक असाधारण कदम उठाया। उसने अपने पास रखे सारे सिक्के और सामानों को सार्वजनिक रूप से चौपाल पर रख दिया और कहा कि यह शुरुआती योगदान है, पर साथ ही उसने नियम लिखे कि यह निधि केवल आपातकालीन मदद और समाज के सबसे कमजोर सदस्यों के लिए ही प्रयोग होगा। कोई भी इसे निजी लाभ के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। लोगों ने सोचा कि यह ठीक ही होगा, पर वे शर्तों पर संदेह करते रहे। तब बीरबल ने एक और कदम उठाया। उसने गांव के कुछ विश्वस्त लोगों को सलाह दी कि वे एक समन्वय समिति बनाएं, जिसमें ग्राम नेता, कुछ किसानों के प्रतिनिधि, एक युवा और एक वृद्ध शामिल हों। इस समिति का काम प्रत्येक वितरण पर पारदर्शिता रखना और हर निर्णय का लिखित रिकॉर्ड बनाना था। लोगों ने पूछा, अगर कोई कमेटी भ्रष्ट हो जाए तो? बीरबल ने कहा, तब जनता खुद जिम्मेदार होगी, क्योंकि अगर लोग चुप रहे और बेईमानी के खिलाफ नहीं खड़े हुए तो कोई भी सिस्टम टिक नहीं सकता। उसकी बातों में ऐसी सादगी और दृढ़ता थी कि धीरे धीरे लोगों के चेहरे पर विश्वास लौटना शुरू हुआ। समय बीतने के साथ गांव ने समन्वय में काम करना सीखा। जिसने बीज बचाए वे बांटने लगे, जिसने अनाज छुपा रखा था उसने उसकी सूचना दी, और जो व्यापारी कुछ हद तक दयालु हुए वे अनाज दान करने लगे। पर कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब बीरबल ने महल की एक छोटी सी चाल चली। वह उस जिले के कुछ बड़े व्यापारियों के पास गया जो शहर में संपन्न थे, और उनसे कहा कि वे गांव की मदद करें। कुछ व्यापारियों ने झिझक दिखाई, पर कुछ ने दिल खोलकर दिए। पर बीरबल ने फिर यह हद रखी कि हर एक दान का प्रमाण सार्वजनिक रूप से दिखाया जाएगा और यात्रियों को गांव की प्रगति भी दिखाई जाएगी। इस पारदर्शिता ने व्यापारियों का भरोसा भी जीत लिया और बहुत कुछ जमा हो गया। पर जब लगने लगा कि हलचल से गांव सुधर रहा है,
तो एक अघोषित संकट आया। किसी आक्रामक पादरी ने गांव में आकर कहा कि यह दान उनकी धर्मशाला का हिस्सा होना चाहिए। वह लोगों पर धर्म के नाम पर दबाव डालने लगा कि जो भी दान दिया जाएगा उसका कुछ हिस्सा उनके संस्थान को मिलेगा। इससे गांव में विवाद उभर आया। कुछ लोग बोले कि धर्म में आश्रय चाहिए, पर दूसरे बोले कि आपातकालीन सहायता धर्म की मर्यादा से ऊपर है, लोगों की जरूरतें पहले पूरी कर लेना चाहिए। मामला उलझने लगा और बीरबल ने महसूस किया कि यदि यही बंटवारा बढ़ा तो सहयोग टूट सकता है। उसने शांतिपूर्वक कहा कि हर व्यक्ति को अपना धर्म मानने की स्वतंत्रता है, पर आपातकालीन सहायताओं में भेदभाव नहीं होगा। लोगों की जान पहले आती है, धर्म बाद में। पर वह जानता था कि केवल शब्द काम नहीं करेंगे। उसे ऐसा कदम उठाना था जिससे लोगों के दिल में भरोसा फिर से पक्का हो जाए। तब बीरबल ने जो किया वही बाद में किस्सों जैसी बात बन गई। उसने अपने घर से उस समय की एक पुरानी थाली निकाली, वह थाली जिसमें उसके परिवार की यादें थीं। पर बीरबल ने उसे गांव की चौपाल में रखते हुए कहा कि यह थाली आज से गांव के सामूहिक भोजन के लिए मानी जाएगी। जो कोई भी भूखा है वह यही थाली लेकर आकर खाने को लेगा, और जो भी खाना दे रहा है वह इसी थाली में डालकर देगा। इस प्रतीक ने लोगों को चौंका दिया, क्योंकि यह सिर्फ किसी सामान की थाली नहीं थी, यह आत्मीयता और बराबरी की निशानी थी। लोगों ने देखा कि बीरबल अपने निजी सामान को इतनी सहजता से दे रहा है, और समझ गए कि मामला गंभीर है, कोई दिखावा नहीं। इस एक कदम ने गांव के अंदर की दूरियां कम कर दी। धर्म, जाति और समृद्धि के आधार पर जो विभाजन थे वे पिघलने लगे। समय ने फिर से साबित कर दिया कि अगर लोगों को भरोसा मिले तो वे अपने भीतर के भेदभाव भी भूलकर साथ दे सकते हैं। गांव में एक घाट का निर्माण हुआ, कुएं की मरम्मत हुई और बच्चों के लिए एक छोटी सी पाठशाला बनाई गई। बीरबल ने हर चीज में भाग लिया। वह मिट्टी खोदता, पानी भरता और बच्चों को कहानियां सुनाता। उसकी मौजूदगी ने गांव में एक नई ऊर्जा भर दी। पर सबसे बड़ा असर तब हुआ जब एक छोटी सी घटना ने सबका दिल पिघला दिया। एक प्रसन्नतादायी परंतु कई आंखों को नम करने वाली घटना। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग, जिनकी पत्नी बीते वर्ष अकाल में गुजर गई थी, ने अपने आपकी अनुमति मेरे लिए सम्मान है। बीरबल ने कुछ विश्वस्त नौकर और एक पुराना घोड़ा लिया और निशाना साधा उस गांव की ओर जहां अकाल सबसे भयंकर माना जा रहा था। रास्ते में उसने पहचाना कि खबरें सही थीं, खेत सूखे, कुएं खाली और लोग चेहरे पर थकान लिए अपने घरों की ओर बढ़ रहे थे। पर जो चीज उसे सबसे ज्यादा दुहक पहुंचाती थी वह थी उन बच्चों की आंखें, छोटी छोटी आंखें जिनमें उम्मीद की झिलमिल कम और डर अधिक था। बीरबल ने गांव के मुख्य चौपाल पर बैठकर लोगों से सीधी बात की। उसने सुना कि कैसे कुछ दुकानदारों ने दाने महंगे कर दिए, कैसे कुछ सरपंचों ने विदेशों से आयात की दवाइयां खरीदीं पर गांव का कुछ नहीं हुआ, और कैसे कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए दूसरों के हिस्से को कम कर रहे थे। बीरबल की समझ में जल्दी से आया कि समस्या सिर्फ प्राकृतिक आपदा की नहीं, यह मानवीय कमजोरियों और व्यवस्था में कमी की भी थी। उसने गांव वालों से कहा कि वह कुछ उपाय लेकर आएगा और उन्हें साथ लेकर चलेगा। पर बीरबल के पास धन सीमित था। उसने महल के कुछ पुराने सिक्के और अपनी छोटी सी बचत साथ रखी थी, पर वह जानता था कि बस पैसों से काम नहीं चलेगा, लोगों का भरोसा चाहिए था। उसने गांव में एक शाम सभा रखी और लोगों से कहा कि वे मिलकर एक छोटी सी फसल साझा करें, कि वे अपने छोटे छोटे घरों के बचे अन्न को सोच समझकर बांटें तथा जो अमीर हैं वे अपनी कुछ वस्तुएं दान करें। शुरुआत में लोगों ने संदेह जताया, कई बार दान का लाभ केवल कुछ का होता है और टूटे हुए विश्वासों को जोड़ना आसान नहीं। पर बीरबल ने उनका भरोसा जीतने के लिए एक असाधारण कदम उठाया। उसने अपने पास रखे सारे सिक्के और सामानों को सार्वजनिक रूप से चौपाल पर रख दिया और कहा कि यह शुरुआती योगदान है,
पर साथ ही उसने नियम लिखे कि यह निधि केवल आपातकालीन मदद और समाज के सबसे कमजोर सदस्यों के लिए ही प्रयोग होगा। कोई भी इसे निजी लाभ के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। लोगों ने सोचा कि यह ठीक ही होगा, पर वे शर्तों पर संदेह करते रहे। तब बीरबल ने एक और कदम उठाया। उसने गांव के कुछ विश्वस्त लोगों को सलाह दी कि वे एक समन्वय समिति बनाएं, जिसमें ग्राम नेता, कुछ किसानों के प्रतिनिधि, एक युवा और एक वृद्ध शामिल हों। इस समिति का काम प्रत्येक वितरण पर पारदर्शिता रखना और हर निर्णय का लिखित रिकॉर्ड बनाना था। लोगों ने पूछा, अगर कोई कमेटी भ्रष्ट हो जाए तो? बीरबल ने कहा, तब जनता खुद जिम्मेदार होगी, क्योंकि अगर लोग चुप रहे और बेईमानी के खिलाफ नहीं खड़े हुए तो कोई भी सिस्टम टिक नहीं सकता। उसकी बातों में ऐसी सादगी और दृढ़ता थी कि धीरे धीरे लोगों के चेहरे पर विश्वास लौटना शुरू हुआ। समय बीतने के साथ गांव ने समन्वय में काम करना सीखा। जिसने बीज बचाए वे बांटने लगे, जिसने अनाज छुपा रखा था उसने उसकी सूचना दी, और जो व्यापारी कुछ हद तक दयालु हुए वे अनाज दान करने लगे। पर कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब बीरबल ने महल की एक छोटी सी चाल चली। वह उस जिले के कुछ बड़े व्यापारियों के पास गया जो शहर में संपन्न थे, और उनसे कहा कि वे गांव की मदद करें। कुछ व्यापारियों ने झिझक दिखाई, पर कुछ ने दिल खोलकर दिए। पर बीरबल ने फिर यह हद रखी कि हर एक दान का प्रमाण सार्वजनिक रूप से दिखाया जाएगा और यात्रियों को गांव की प्रगति भी दिखाई जाएगी। इस पारदर्शिता ने व्यापारियों का भरोसा भी जीत लिया और बहुत कुछ जमा हो गया। पर जब लगने लगा कि हलचल से गांव सुधर रहा है, तो एक अघोषित संकट आया। किसी आक्रामक पादरी ने गांव में आकर कहा कि यह दान उनकी धर्मशाला का हिस्सा होना चाहिए। वह लोगों पर धर्म के नाम पर दबाव डालने लगा कि जो भी दान दिया जाएगा उसका कुछ हिस्सा उनके संस्थान को मिलेगा। इससे गांव में विवाद उभर आया। कुछ लोग बोले कि धर्म में आश्रय चाहिए, पर दूसरे बोले कि आपातकालीन सहायता धर्म की मर्यादा से ऊपर है, लोगों की जरूरतें पहले पूरी कर लेना चाहिए। मामला उलझने लगा और बीरबल ने महसूस किया कि यदि यही बंटवारा बढ़ा तो सहयोग टूट सकता है। उसने शांतिपूर्वक कहा कि हर व्यक्ति को अपना धर्म मानने की स्वतंत्रता है, पर आपातकालीन सहायताओं में भेदभाव नहीं होगा। लोगों की जान पहले आती है, धर्म बाद में। पर वह जानता था कि केवल शब्द काम नहीं करेंगे। उसे ऐसा कदम उठाना था जिससे लोगों के दिल में भरोसा फिर से पक्का हो जाए। तब बीरबल ने जो किया वही बाद में किस्सों जैसी बात बन गई। उसने अपने घर से उस समय की एक पुरानी थाली निकाली, वह थाली जिसमें उसके परिवार की यादें थीं। पर बीरबल ने उसे गांव की चौपाल में रखते हुए कहा कि यह थाली आज से गांव के सामूहिक भोजन के लिए मानी जाएगी। जो कोई भी भूखा है वह यही थाली लेकर आकर खाने को लेगा, और जो भी खाना दे रहा है वह इसी थाली में डालकर देगा। इस प्रतीक ने लोगों को चौंका दिया, क्योंकि यह सिर्फ किसी सामान की थाली नहीं थी, यह आत्मीयता और बराबरी की निशानी थी। लोगों ने देखा कि बीरबल अपने निजी सामान को इतनी सहजता से दे रहा है, और समझ गए कि मामला गंभीर है, कोई दिखावा नहीं। इस एक कदम ने गांव के अंदर की दूरियां कम कर दी। धर्म, जाति और समृद्धि के आधार पर जो विभाजन थे वे पिघलने लगे। समय ने फिर से साबित कर दिया कि अगर लोगों को भरोसा मिले तो वे अपने भीतर के भेदभाव भी भूलकर साथ दे सकते हैं। गांव में एक घाट का निर्माण हुआ, कुएं की मरम्मत हुई और बच्चों के लिए एक छोटी सी पाठशाला बनाई गई। बीरबल ने हर चीज में भाग लिया। वह मिट्टी खोदता, पानी भरता और बच्चों को कहानियां सुनाता। उसकी मौजूदगी ने गांव में एक नई ऊर्जा भर दी। पर सबसे बड़ा असर तब हुआ जब एक छोटी सी घटना ने सबका दिल पिघला दिया। एक प्रसन्नतादायी परंतु कई आंखों को नम करने वाली घटना। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग, जिनकी पत्नी बीते वर्ष अकाल में गुजर गई थी, ने अपने पास रखी एक छोटी सी रेशमी चादर निकाली और कहा कि वह इसे बेचकर गांव के बच्चों के लिए कुछ किताबें खरीदना चाहता है।
पर जब उसने उसे बाजार में बेचने की कोशिश की तो किसी ने थोड़ी कीमत पर ले लिया और कहा, इसे तुम रख लो बेटा, इसे रखने के लिए घर भी चाहिए होगा। बुजुर्ग की आंखें भर आईं। उसने बताया कि यह चादर उसकी पत्नी ने उसे दी थी और वह कुछ नहीं चाहता था सिवाय यह कि बच्चों की पढ़ाई हो। यह सुनते ही बीरबल ने कहा कि वह उस चादर को गांव की अदालत में रखेगा और किसी भी प्रकार के लालच से बचने की शपथ ली। पर जो बात ने लोगों को चौंका दिया वह थी, बीरबल ने खुद अपनी एक सुंदर सूट की चादर गांव वालों के समक्ष रख दी और कहा कि इसे वह बेचकर जो भी धन आएगा वह बच्चों के लिए लगाया जाएगा। इस छोटे से त्याग ने गांव वालों की आंखों से आंसू निकाल दिए, क्योंकि यह प्रतीक था कि बाहरी दुनिया में भले ही लोग स्वार्थी हों, पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपनी प्रतिष्ठा और आराम छोड़कर दूसरों के लिए खड़े हो जाते हैं। यह किस्सा जब वापस महल पहुंचा तो अकबर की आंखें नम हो गईं। वह जानता था कि बीरबल ने केवल दान नहीं दिया, उसने लोगों के दिलों में दिखावे की जगह आत्मीयता भर दी। अकबर ने बीरबल से कहा, तुमने सिर्फ धन नहीं दिया, तुमने एक मिसाल दी कि सेवा और त्याग से ही जनता का विश्वास जीता जा सकता है। बीरबल ने सरलता से कहा, जहांशीन, हर राज्य की शक्ति उसके लोगों में बसी होती है। हमें उन्हें न सिर्फ खाना देना है बल्कि उनका आत्मबल लौटाना है। कई महीनों बाद जब वर्षा सामान्य हुई और खेतों में हरियाली लौट आई, तब गांव ने इतनी ऊर्जा और आत्मनिर्भरता विकसित कर ली कि उसने महल को भी अचंभित कर दिया। गांव के बच्चों ने स्कूल में अच्छे अंक लाने शुरू किए और उन बुजुर्गों का जीवन फिर से गरिमा से भर गया। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा सार्वजनिक रूप से की और कहा कि राज्य केवल किले और तलवारों से नहीं बल्कि ऐसे कामों से भी मजबूत होता है। पर बीरबल ने कभी वह भाग्य और प्रसिद्धि अपने लिए चाही ही नहीं। उसने कहा कि उसकी खुशी लोगों के चेहरे की मुस्कान में है। आज भी जब लोग उस गांव का नाम लेते हैं तो वही कहानी याद आती है, कैसे बीरबल की एक छोटी सी पहल ने लाखों दिलों में उम्मीद जगा दी, कैसे उसकी सादगी ने दिखावे की दीवारें गिरा दी और कैसे अकबर की सहमति और विश्वास ने उसे ऐसा करने की ताकत दी। यह किस्सा इसलिए दिल छू लेता है क्योंकि यह दिखाता है कि असली नेतृत्व केवल आदेश देने में नहीं बल्कि खुद झुककर सेवा करने में है, और असली बुद्धि केवल योजनाएं बनाने में नहीं बल्कि लोगों का भरोसा जीतने में भी है। आप पढ़कर सोचेंगे कि शायद यह सिर्फ एक कहानी है, पर जिन लोगों की जिंदगियां बदल गईं, जिन बच्चों की आशाएं जग गईं, वे जानते हैं कि वह किस्सा सच्चा था और यही सच की ताकत है। अकबर और बीरबल का वह दिन बस एक घटना भर नहीं रहा, वह एक प्रेरणा बन गया जो बताती है कि इंसानियत, दया और त्याग से बड़ा संकट भी मात खा जाता है।